अगली सुबह का सूरज अनंतगिरी के पहाड़ों के पीछे से सुनहरी आभा बिखेर रहा था, लेकिन कुलदेवी के मंदिर का वातावरण किसी युद्ध के मैदान से कम गंभीर नहीं था। ये मंदिर शहर के सबसे पवित्र और प्राचीन स्थानों में से एक था। यहाँ लक्ष्मीदीप की महारानी की विशाल प्रतिमा स्थापित थी। ये प्रतिमा केवल पत्थर की नहीं थी, कहा जाता था कि इसमें स्वयं देवी का अंश है। उनकी आंखों में एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसे देख बड़े बड़े योद्धाओं का सिर श्रद्धा से झुक जाता था। ये स्थान केंद्रीय जादुई बीस्ट एकेडमी में प्रवेश पाने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। प्रतिमा के ठीक पीछे एक विशाल काय प्राचीन पत्थर का द्वार था, जिस पर अजीबोगरीब जादुई लिपियां चमक रही थीं। ये द्वार मिस्ट्री वन का एकमात्र प्रवेश मार्ग था। इस जंगल के नियम सख्त थे। महारानी की मूर्ति से निकलने वाली एक अदृश्य और पवित्र आभा जंगल के खतरनाक और खून के प्यासे जानवरों को गहराई में ही रोक कर रखती थी। द्वार के पास वाला इलाका सुरक्षित क्षेत्र था, जहां कमजोर और मध्यम स्तर के बीस रहते थे। लेकिन जंगल के जितना भीतर जाओगे, मौत उतनी ही करीब आती जाएगी। हजारों की भीड़ जमा थी। सभी युवा योद्धा अपने अपने परिवारों की उम्मीदें लेकर आए थे। आर्यन और आन्या एक साथ वहां पहुंचे। आन्या ने आज हल्के लड़ाकू कपड़े पहने थे, फिर भी उसकी खूबसूरती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो आर्यन का हाथ थामे हुए थी, जैसे उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा दे रही हो। तभी भीड़ को चीरते हुए विक्रांत अपने चमचों के साथ वहां आया। उसके बगल में नायरा खड़ी थी, जिसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। विक्रांत ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और एक घिनौनी हंसी हंसा। अरे देखो, हमारा जीनियस आ गया। मुझे लगा कल रात की शर्मिंदगी के बाद तुम घर में मुंह छुपाकर बैठोगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई जादुई बीस्ट तुम जैसे कमजोर को अपना मास्टर चुनेगा? शायद कोई जंगली चूहा मिल जाए। विक्रांत के साथी जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस शांत नजरों से उसे देखा। लेकिन नायरा, उसने एक बार भी आर्यन की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी नजरें फेर लीं, जैसे आर्यन का अस्तित्व ही उसके लिए मायने नहीं रखता। तभी मुख्य परीक्षक ने मंच से घोषणा की। उनकी आवाज में बादलों जैसी गूंज थी। ध्यान दें, आपके सामने एक रक्त अनुबंध पत्र आएगा। आपको जंगल में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार एक जादुई बीस्ट को हराना है या उसे अपनी इच्छा शक्ति से वश में करना है। जैसे ही आप अपना खून उस बीस्ट के माथे पर और इस पत्र पर लगाएंगे, अनुबंध पूरा हो जाएगा। परीक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। चेतावनी, याद रखें, द्वार के पास रहें, गहरे जंगल में जाने की मूर्खता ना करें। वहां ऐसे प्राचीन राक्षस हैं जिनकी एक दहाड़ से इंसान की रूह कांप जाती है। और सबसे अहम नियम, कोई भी छात्र दूसरे छात्र के बीस्ट को नहीं छीनेगा और ना ही किसी की जान लेने की कोशिश करेगा। आन्या, जो परीक्षा में भाग नहीं ले रही थी क्योंकि वो पहले ही अपनी योग्यता साबित कर चुकी थी, आर्यन के पास आई। आर्यन, कृपया सावधान रहना, मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ज्यादा अंदर मत जाना। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। चिंता मत कर अनु, मैं बस एक अच्छा साथी ढूंढने जा रहा हूं। मैं वापस आऊंगा जीत के साथ। द्वार खुला और एक ठंडी रहस्यमयी हवा बाहर आई। सभी छात्र उत्साह और डर के मिश्रण के साथ अंदर दौड़े। जंगल अंदर से किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। पत्ते नीले और बैंगनी रंग के थे। हवा में एक मीठी लेकिन नशीली खुशबू थी। कहीं दूर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी चट्टाने टूटने की। आर्यन सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। वो जानता था कि उसे एक ऐसा बीस्ट चाहिए जो उसकी नीली अग्नि के साथ मेल खा सके। दूसरी ओर विक्रांत और उसके साथी एक पेड़ के पीछे छिपे थे। भाई, क्या हम सच में ये करने वाले हैं? एक साथी ने डरते हुए पूछा। विक्रांत की आंखों में क्रूरता थी। हाँ, नायरा ने मुझे मना किया था, लेकिन मैं उस आर्यन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता हूं। अगर वो डेंजर जोन में चला गया तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। जंगल में कई जगह लकड़ी के साइन बोर्ड लगे थे, जिन पर लाल रंग से खतरा, आगे जाना मना है लिखा था और तीर का निशान सुरक्षित रास्ते की ओर था। विक्रांत के इशारे पर उसके एक साथी ने अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल किया और चुपके से एक साइन बोर्ड की दिशा बदल दी। अब खतरा वाला बोर्ड सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा कर रहा था और सुरक्षित रास्ता मौत के कुएं की ओर। आर्यन, जो इन राजनीतिक चालों से अनजान था, उसी रास्ते पर पहुंच गया। उसने बोर्ड देखा। अजीब है, नक्शे के हिसाब से ये रास्ता सुरक्षित होना चाहिए था। शायद जंगल बदल गया हो।
उसने गलत दिशा में कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उस अदृश्य रेखा को पार किया, जंगल का माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई, पेड़ों के तने काले और झुलसे हुए लगने लगे। आर्यन अब जंगल के उस हिस्से में था जहां सूरज की रोशनी भी आने से डरती थी। अचानक उसके पीछे की झाड़ियां हिलीं। गरर, एक गुर्राहट जो इतनी गहरी थी कि आर्यन के सीने में कंपन पैदा कर गई। आर्यन पलटा। उसके सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। ये एक शाया पैंथर था, लेवल 5 का एक खूंखार बीस्ट जो अपनी रफ्तार और अदृश्य होने की शक्ति के लिए जाना जाता था। ये सुरक्षित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था। धत तेरी की, मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं। पैंथर ने छलांग लगाई। उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। आर्यन बमुश्किल बचा। पैंथर के पंजों ने उसके बाजू को चीर दिया। खून की धार बह निकली। आर्यन ने अपनी नीली अग्नि का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उस बीस्ट के सामने वो कमजोर थी। उसने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और पेड़ों के बीच से भागने लगा। वो भागता रहा, भागता रहा। पैंथर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आर्यन का सांस फूल रही थी। शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। अचानक जंगल खत्म हो गया और सामने एक वीरान बंजर इलाका आ गया। यहाँ की जमीन काली थी और जगह जगह से धुआं निकल रहा था। गर्मी इतनी थी कि पसीना तुरंत भाप बन रहा था। ये एक ज्वालामुखी क्षेत्र था। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही आर्यन ने इस इलाके में कदम रखा, वो खूंखार शाया पैंथर जो उसकी जान का प्यासा था, एक झटके में रुक गया। उस जानवर की आंखों में डर था। वो गुर्राया, लेकिन पीछे हट गया और भाग गया। आर्यन हाफते हुए एक चट्टान के सहारे बैठ गया। वो भाग गया? क्यों? क्या यहाँ इससे भी बड़ा कोई खतरा है? उसने पानी की बोतल से 2 घूंट पिए और अपने घावों को देखा। तभी उसकी नजर दूर एक छोटे से क्रेटर पर पड़ी। वहां आग जल रही थी, लेकिन ये आग विनाशकारी नहीं, बल्कि बहुत ही शांत और पवित्र लग रही थी। हालांकि उसकी लपटें धीरे धीरे बुझ रही थीं, जैसे कोई दिया तेल खत्म होने पर फड़फड़ाता है। आर्यन अपनी दर्द से कराहती टांगों को घसीटते हुए उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई आग का ढेर नहीं था, वो एक पक्षी था। विशालकाय पंख जो पिघले हुए सोने और रक्तम लाल रंग के थे। उसकी पूंछ की लंबी लपटें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उसका शरीर गरिमापूर्ण था, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। उसके सीने पर एक गहरा घाव था, जिससे सुनहरे रंग का खून बह रहा था। आर्यन के मुंह से बस एक शब्द निकला, अमर पक्षी। ये एक पौराणिक बीस्ट था, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनके दर्शन मात्र से भाग्य बदल जाता है। लेकिन अमर पक्षी मर कैसे सकता है? पक्षी ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं। उसकी नजरों में इतना दर्द और इतनी प्राचीन बुद्धिमत्ता थी कि आर्यन वही ठिठक गया। पक्षी ने आर्यन को देखा। उसने हमला नहीं किया। शायद वो समझ गया था कि ये छोटा सा इंसान उसके लिए खतरा नहीं है। तभी आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। ये आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा में सुनाई दी। मानव, तुम यहाँ मृत्यु के द्वार पर क्या कर रहे हो? यहाँ की ऊर्जा तुम्हारे शरीर को राख बना देगी। आर्यन हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं खो गया था, लेकिन आपको किसने चोट पहुंचाई? आप तो अमर हैं। पक्षी ने कष्टदायक सांस ली, जिससे उसके नथनों से चिंगारियां निकलीं। अमरता एक भ्रम है। मैं गॉड रेल्म में असेंशन कर रहा था। मैं एक भगवान बनने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर एक ईर्ष्यालु ड्रैगन ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरी तपस्या भंग हो गई, मेरी शक्ति बिखर गई। अब मैं अपने ही अस्तित्व की आग में जलकर खत्म होने वाला हूं। आर्यन को उस पक्षी के लिए गहरा दुख महसूस हुआ। एक भगवान बनने की दहलीज से गिरकर यहां धूल में तड़पना, ये पीड़ा वो समझ सकता था। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? आर्यन ने पूछा। हालांकि वो जानता था कि यह पागलपन है। पक्षी ने आर्यन की आंखों में देखा। उसे वहां लालच नहीं, करुणा दिखी। तुम एक नश्वर, तुम मेरी उंगली के बराबर भी ऊर्जा नहीं झेल पाओगे। रुको। पक्षी की नजर आर्यन के दाहिने हाथ, जहां दस्ताना था, पर गई। तुम्हारे अंदर एक सोई हुई प्राचीन अग्नि है, लाल अग्नि, और साथ ही विनाश और सृजन का प्रतीक नील अग्नि भी है। पक्षी की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जागी। बालक, मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं ऐसे ही मरा तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक रास्ता है। अगर हमें एक आत्मा अनुबंध करें तो मैं तुम्हारे शरीर में शरण ले सकता हूं। मेरी शक्तियां सीव हो जाएंगी, लेकिन मैं जीवित रहूंगा, और बदले में मेरी शक्ति तुम्हारी होगी। आर्यन ने एक पल सोचा। ये खतरनाक था। अगर पक्षी की ऊर्जा ज्यादा हुई तो आर्यन का शरीर फट जाएगा। लेकिन उसने उस महान जीव को मरते हुए देखने से इनकार कर दिया।
मुझे मंजूर है। आर्यन ने तुरंत अपना अंगूठा दांतों से काटा। खून की एक बूंद निकली। उसने हवा में एक प्राचीन प्रतीक बनाया और उसे फीनिक्स के माथे पर लगा दिया। फीनिक्स ने भी अपनी बची खुची शक्ति समेट ली। बालक, मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं ऐसे ही मरा तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक रास्ता है। अगर हम एक आत्मानुबंध करें तो मैं तुम्हारे शरीर में शरण ले सकता हूं। मेरी शक्तियां सील हो जाएंगी, लेकिन मैं जीवित रहूंगा और बदले में मेरी शक्ति तुम्हारी होगी। आर्यन ने एक पल सोचा। यह खतरनाक था। अगर पक्षी की ऊर्जा ज्यादा हुई तो आर्यन का शरीर फट जाएगा, लेकिन उसने उस महान जीव को मरते हुए देखने से इनकार कर दिया। मुझे मंजूर है। आर्यन ने तुरंत अपना अंगूठा दांतों से काटा। खून की एक बूंद निकली। उसने हवा में एक प्राचीन प्रतीक बनाया और उसे फीनिक्स के माथे पर लगा दिया। फीनिक्स ने भी अपनी बची खुची शक्ति समेट ली। तुम्हारा साहस अद्वितीय है मानव। आज से हमारा भाग्य एक है। धप! एक तीव्र और अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी ने पूरे ज्वालामुखी क्षेत्र को ढक लिया। आर्यन को लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सूरज समा रहे हैं। उसका वो काला दस्ताना जिसे नकाब पोष ने दिया था, इस ऊर्जा के दबाव को झेल नहीं पाया। चरर! दस्ताना फट गया। आर्यन की कलाई का टैटू और फीनिक्स का निशान एक साथ चमक उठे। कुछ पलों बाद रोशनी कम हुई। आर्यन के सारे घाव भर चुके थे। उसकी त्वचा में एक नई चमक थी। उसे लग रहा था कि वो हवा से भी हल्का है और पहाड़ से भी भारी। सामने जमीन पर फीनिक्स गायब था। तभी आर्यन के कंधे पर एक हल्का सा भार महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। वहां एक छोटा सा प्यारा सा बाज बैठा था। उसके पंख नीले और लाल रंग के मिश्रण थे और उसके माथे पर एक छोटा सा सुनहरा सितारा बना था। आर्यन हंसा। तो ये है तुम्हारा नया रूप। तुम तो काफी क्यूट हो। पक्षी ने अपनी चोंच से आर्यन के कान पर हल्का सा मारा। जुबान संभालकर बालक, मैं अभी भी एक महान बीस्ट हूं। हम दोनों की सुरक्षा के लिए मैंने ये रूप लिया है। शाम ढल रही थी। सूरज क्षितिज में डूबने को था। मंदिर के द्वार पर सन्नाटा था। सभी छात्र वापस आ चुके थे। कोई शेर लाया था, कोई भेड़िया, तो कोई विशालकाय सांप। विक्रांत एक लौह दांत वाले बाघ के साथ खड़ा था, जो लेवल 1 का बीस्ट था। वो गर्व से फूल रहा था, लेकिन सबकी नजरें द्वार पर थीं। सूर्य प्रताप की आंखें नम थीं। मेरा बेटा, क्या मैंने उसे खो दिया? आन्या रो रही थी। नहीं, वो आएंगे, उन्होंने वादा किया था। नायरा भी बेचैन थी, हालांकि वो इसे छुपा रही थी। तभी द्वार की आभा हिली और धुएं के बीच से एक आकृति बाहर आई। आर्यन! उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वो सही सलामत था। उसके कंधे पर एक छोटा रंग बिरंगा पक्षी बैठा था, जो देखने में किसी तोते या कबूतर से ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था। आन्या दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। आर्यन, मुझे लगा। आर्यन ने उसे संभाला। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। भीड़ जो पहले हैरान थी अब हंसने लगी। विक्रांत सबसे जोर से हंसा। देखो तो सही, इतनी देर अंदर रहा और लाया क्या? एक चिड़िया। अरे इससे अच्छा तो कोई मुर्गी पकड़ लाता, कम से कम सूप तो बना सकते थे। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। परीक्षक भी अपनी हंसी दबा रहे थे। आर्यन के कंधे पर बैठा अमर पक्षी अब छोटा ईगल गुस्से से फुक्कारा। वो अपनी असलियत दिखाने ही वाला था कि आर्यन ने मानसिक संदेश भेजा। शांत रहो दोस्त, असली शेर अपनी ताकत का तमाशा नहीं करता, वो बस शिकार करता है। अभी वक्त नहीं है। सूर्य प्रताप के चेहरे पर राहत थी कि बेटा जिंदा है, लेकिन वे भी उस मामूली पक्षी को देखकर थोड़े निराश थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद किस्मत में यही था, कम से कम जान तो बच गई। अब बारी थी शक्ति परीक्षण की। परीक्षक ने एक विशाल पारदर्शी क्रिस्टल पत्थर की ओर इशारा किया। ये पत्थर बीस्ट और उसके मास्टर के बीच के बंधन और कुल शक्ति को मापेगा। जिसके पत्थर की रोशनी सबसे ज्यादा होगी वो जीतेगा। एक एक करके सब आए। विक्रांत का नंबर आया। उसने हाथ रखा, पत्थर गहरे लाल रंग में चमका। अंक 450। बहुत बढ़िया, परीक्षक ने कहा। विक्रांत ने घमंड से आर्यन को देखा। नायरा आई। उसका बीस्ट एक बर्फीला लोमड़ी था। पत्थर चमकदार सफेद रंग में जला। अंक 600। अद्भुत। नायरा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना स्थान लिया। फिर आने आ गई। उसका बीस्ट एक बैंगनी तितली थी जो उसके पास पहले से ही थी। कुछ तो था जो सूर्य प्रताप आन्या के बारे में छुपा रहे थे। आन्या की तितली देखने में छोटी थी लेकिन बहुत दुर्लभ थी।
पत्थर बैंगनी रोशनी से इतना तेज चमका कि लोगों को आंखें बंद करनी पड़ी। अंक 850, अविश्वसनीय। आन्या अभी भी पहले स्थान पर है। अंत में आर्यन की बारी आई। भीड़ अभी भी फप्तियां कस रही थी। हटाओ यार, इस चिड़िया का क्या टेस्ट करना, 0 ही आएगा। आर्यन पत्थर के पास गया। उसने गहरी सांस ली। उसके कंधे पर बैठे फीनिक्स ने उसकी आंखों में देखा। मास्टर, कितना दिखाना है? आर्यन ने सोचा, इतना कि हम एकेडमी में घुस सकें, लेकिन इतना नहीं कि दुनिया पीछे पड़ जाए। टॉप 10 काफी है। आर्यन ने हाथ पत्थर पर रखा। जैसे ही उसका हाथ पत्थर को छुआ, कड़क कड़क कड़क, पत्थर के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे वो टूटने वाला हो। अचानक पत्थर के भीतर सुनहरा और नीला रंग का बवंडर उठा। मीटर की सुई जो 0 से 1000 तक थी, 1 मिलीसेकंड में 1000 के पार चली गई। पूरे मैदान में एक अदृश्य दबाव फैल गया। कई कमजोर छात्र तो घुटनों पर गिर गए। परीक्षक की कुर्सी पीछे खिसक गई। आर्यन घबरा गया। अरे कम करो, ये बहुत ज्यादा है। फीनिक्स, माफ करना, मैं अपनी ताकत पर काबू करना भूल गया था। फीनिक्स ने तुरंत अपनी शक्ति को दबाया। रोशनी झटके से कम हुई। मीटर की सुई तेजी से नीचे आई और 800 पर आकर रुक गई। पत्थर की रोशनी स्थिर हो गई। एक चमकदार नारंगी और नीली आभा। पूरा मैदान सन्नाटे में था। परीक्षक ने अपनी चश्मा ठीक किया। वो हकला रहा था। अंक 800, दूसरा स्थान। सन्नाटा टूटा, लेकिन तालियों से नहीं, फुसफुसाहट से। क्या 800? उस चिड़िया के साथ? जरूर मशीन खराब हो गई होगी। पहले वो 1000 के पार गया, फिर नीचे आया। पत्थर में खराबी है। ये बेकार, आर्यन इतना स्कोर नहीं ला सकता। विक्रांत चिल्लाया। ये धोखाधड़ी है। परीक्षक महोदय, उस पत्थर को चेक कीजिए। परीक्षक ने पत्थर की जांच की। वे भी उलझन में थे। पत्थर थोड़ा गर्म है, शायद कोई तकनीकी खराबी थी, लेकिन 800 का आंकड़ा दर्ज हो चुका है। हम इसे बदल नहीं सकते। लोगों ने मान लिया कि ये आर्यन की किस्मत या मशीन की खराबी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस मशीन ने अभी अभी एक भगवान को महसूस किया था। लेकिन सूर्य प्रताप, वे अपनी कुर्सी पर बैठे आर्यन को देख रहे थे। उनकी अनुभवी नजरों ने उस एक पल की सुनहरी चमक को देख लिया था। उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर गई। मेरा बेटा, तुम एक पहेली बन गए हो। आर्यन मन से नीचे उतरा। आन्या दौड़कर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरा स्थान, हम दोनों टॉप पर हैं। वो खुशी से उछल रही थी। आर्यन ने आन्या को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजरें अपने फटे हुए दस्ताने पर थीं, जहां से अभी भी हल्की नीली रोशनी रिस रही थी। और उसके कंधे पर बैठा अमर पक्षी अपनी तीखी नजरों से आसमान की ओर देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि तैयार हो जाओ दुनिया वालों, भगवान का आगमन हो चुका है। कहानी यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। अब वे दोनों जादुई एकेडमी जाने के लिए तैयार हैं। आगे क्या होगा? एकेडमी में नए दुश्मन या आर्यन की शक्तियों का नया राज? शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें नीलगिरी की ऊंची पहाड़ियों को एक सुनहरे और गहरे लाल रंग में रंग रही थीं। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। एक ऊंची नुकीली चट्टान के एकदम किनारे पर आर्यन खड़ा था। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे, लेकिन उसे उन्हें हटाने की सुध नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरा शून्य था। वो उस विशाल खाई को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही थीं, अपने अतीत और भविष्य के धुंधले पन्नों पर। उसके कंधे पर एक नन्हा सा जीव बैठा था, अमर पक्षी। अभी वो अपने सुप्त अवस्था में था, देखने में किसी छोटे चील जैसा, लेकिन उसकी आंखों में एक प्राचीन समझदारी थी। आर्यन की उदासी को महसूस कर अमर पक्षी ने अपनी नन्ही चोंच से आर्यन के कान को हल्के से सहलाया और एक धीमी मधुर आवाज में चहचहाया, मानो कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा आर्यन। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अमर पक्षी के सिर पर उंगली फेरी। नहीं अमर, कुछ भी ठीक नहीं है, आर्यन बुदबुदाया। मुसीबतें, ये साए मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। एक खत्म होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तभी आर्यन के जहन में एक याद कौंधी। थोड़ी देर पहले की घटना, जब उसने शक्ति प्रदर्शन में अच्छा करके मैजिक बीस्ट अकादमी में एक स्थान हासिल कर लिया था। वो जीत की खुशी में नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन में था। उसे याद आया कि कैसे वो आन्या के साथ खड़ा हंस रहा था, लेकिन तभी वहां उसके पिता सूर्य प्रताप आए थे। माहौल खुशगवार था, लेकिन सूर्य प्रताप के चेहरे पर लकीरें गहरी थीं। उनकी भारी आवाज ने आर्यन और आन्या की हंसी को बीच में ही काट दिया था। आन्या, बेटा, मुझे आर्यन से एकांत में कुछ बात करनी है, सूर्य प्रताप ने कहा था। उनकी आवाज में एक ऐसा आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था।
आन्या, जो अभी आर्यन की किसी बात पर खिलखिला रही थी, अचानक चुप हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पल के लिए उदासी तहरी। उसने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसे आंखों ही आंखों में आश्वस्त किया और जाने का इशारा किया। आन्या ने सिर झुकाया और धीमे कदमों से वहां से चली गई, जैसे उसके पैरों में मन भर का बोझ बन गया हो। उसके जाते ही सूर्य प्रताप ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श पिता का था, लेकिन पकड़ एक योद्धा की थी। आर्यन, उन्होंने बेहद गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस करते हो, लेकिन तुम आन्या से इतना घुला मिलो नहीं। आर्यन चौंका था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि सूर्य प्रताप ने दूर जाते हुए आन्या की परछाई को देखा। उसके पिता ने उसे हमारे पास इसलिए छोड़ा है ताकि वो अपने परिवार की खूनी लड़ाइयों और राजनीति से दूर रह सके। वो एक बहुत अच्छी लड़की है आर्यन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत से राज हैं, ऐसे राज जो तुम्हें जलाकर राख कर सकते हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हें किसी ऐसी मुसीबत में पड़ते नहीं देख सकता जिसका अंत सिर्फ तबाही हो। आर्यन अभी अपनी यादों के भंवर में ही था। पिता की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी कि तभी सन, हवा को चीरने की एक तीखी आवाज हुई। ये सामान्य हवा की आवाज नहीं थी, ये मौत की सरसराहट थी। आर्यन की योद्धा इंद्रियां चीख उठी। उससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उसके कंधे पर बैठे अमर पक्षी ने एक तीखी चेतावनी भरी चीख मारी और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ा। अमर पक्षी ने खतरे को पहले भांप लिया था। आर्यन ने पलक झपकते ही अपनी गर्दन को बाईं ओर झटका दिया। एक पल का भी अंतर होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता। एक काला धातु का बना भाला उसके कान के पास से सनसनाता हुआ निकला। भाले की हवा इतनी तेज थी कि आर्यन के गाल पर एक हल्का सा चीरा लग गया और खून की एक बूंद टपक पड़ी। कौन है? आर्यन चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन उसे संभलने का मौका नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने एक भारी भरकम मुक्का हवा को काटता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि आसपास की हवा भी कांप रही थी। आर्यन ने अपनी नील अग्नि को सक्रिय किया। उसके हाथों में नीले रंग की आग धधक उठी। उसने अपने दोनों हाथ क्रॉस करके उस वार को रोकने की कोशिश की। धड़ाम! टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आर्यन की हड्डियों में झंझनाहट दौड़ गई। हमलावर की ताकत किसी दानव जैसी थी। आर्यन के पैर जमीन पर टिक नहीं सके। वो घिसटता हुआ चट्टान के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। उसके पैरों के नीचे से पत्थर खिसक कर खाई में गिरने लगे। अमर पक्षी अपने छोटे रूप में होने के बावजूद पूरी जानबाजी से उस हमलावर की आंखों पर झपटा, अपनी चोंच मारने की कोशिश की। हठ मामूली चिड़िया। हमलावर ने एक झटके में अमर पक्षी को हवा में दूर फेंक दिया। अमर पक्षी दिमाग से आर्यन से कहता है, आर्यन, मुझे मेरे असली रूप में लाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आर्यन जल्दी से मन ही मन जवाब देता है, नहीं अमर, हर जगह मेरी मदद करोगे तो कभी भी ताकतवर नहीं बन पाऊंगा। जब तक मेरी जान पर न बने तब तक मेरी मदद मत करना। आर्यन का ध्यान बटा और इसी का फायदा उठाकर एक विशाल हाथ ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। आर्यन को हवा में ऐसे उठा लिया गया जैसे वो कोई खिलौना हो। आर्यन का दम घुटने लगा। वो अपनी टांगे चला रहा था, लेकिन पकड़ लोहे जैसी थी। अमर पक्षी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए कहता है, आर्यन, जिद छोड़ो, मुझे मेरे असली रूप में लाओ। इसे तो मैं एक फूंक में खत्म कर दूंगा। जल्दी करो, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं असली रूप में नहीं आ सकता। आर्यन ने अपनी धुंधली होती आंखों से हमलावर का चेहरा देखा। राम कृपाली, तुम? आर्यन के गले से मुश्किल से आवाज निकली। राम कृपाली के चेहरे पर एक शैतानी क्रूर मुस्कान थी। उसके दांत किसी भेड़िए जैसे चमक रहे थे। हाँ, मैं, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में नफरत का जहर घुला था। तूने मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया है कीड़े। तेरी वजह से मेरा बेटा आज काल कोठरी में सड़ रहा है। आज मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, जिस हाथ से उसने आर्यन का गला पकड़ा था, उसमें से हरे रंग की जहरीली आग निकलने लगी। ये सामान्य आग नहीं थी, ये रूह को जलाने वाली नेक्रोटिक फायर थी। आर्यन तड़प उठा। उसे लगा जैसे उसकी गर्दन की नसें पिघल रही हैं। वो अमर पक्षी को असली रूप में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राम कृपाली की शक्ति उसे पूरी तरह दबा रही थी। मर जा! राम कृपाली ने अपनी पकड़ और कस दी। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें टूटने लगीं। क्या यही अंत है? उसने सोचा। तभी फिजा में एक बदलाव आया। हवा का तापमान अचानक बढ़ गया। राम कृपाली की हंसी अचानक एक दर्दनाक चीख में बदल गई। शाह! एक तलवार जो शुद्ध आग से बनी प्रतीत हो रही थी, राम कृपाली के सीने को चीरती हुई बाहर निकल आई। उस तलवार की धार पर लपटें नाच रही थीं। राम कृपाली की आंखों में अविश्वास था। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी गर्दन घुमाई। अग्न्यास्त्र तकनीक, ये कैसे संभव है?
वो कांपते स्वर में बोला, ये तकनीक सिर्फ उच्च कोटि के शाही योद्धा ही जानते थे। उसके पीछे कोई और नहीं, आन्या खड़ी थी, लेकिन ये वो नाजुक आन्या नहीं थी जिसे आर्यन जानता था। इस वक्त उसका रूप रौद्र था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रलय की अग्नि थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा था। मेरे आर्यन को हाथ लगाने की जरूरत भी कैसे की? आन्या की आवाज चांद थी, लेकिन इतनी ठंडी कि राम कृपाली की रूह कांप गई। उसने तलवार खींची। राम कृपाली का शरीर हरे धुएं में बदलकर ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। ये एक भ्रम जादू था या वो सचमुच राग बन गया, ये पता नहीं चला। लेकिन राम कृपाली के गायब होते ही आर्यन का सहारा छिन गया। वो चट्टान के किनारे पर हवा में लटका था और अगले ही पल गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे खींच लिया। वो खाई में गिरने लगा। आर्यन! आन्या चिल्लाई। बिना एक पल गंवाए, बिना अपनी जान की परवाह किए, आन्या ने चट्टान से छलांग लगा दी। हवा तेज थी। आर्यन तेजी से नीचे गिर रहा था। मौत उसकी ओर बाहें फैलाए खड़ी थी। तभी उसे ऊपर से एक आकृति अपनी ओर आती दिखी। आन्या एक तीर की तरह हवा को चीरती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन ने भी अपना हाथ बढ़ाया। उनकी उंगलियां मिली और आन्या ने उसे अपनी ओर खींच लिया। हजारों फीट की ऊंचाई पर गिरते हुए आन्या ने आर्यन को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन हक्का बक्का था। मौत के मुंह में भी आन्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कितनी हसीन मौत नसीब हुई है मुझे, आन्या ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा। हवा के शोर में भी उसकी आवाज आर्यन के दिल तक पहुंची। आपकी बाहों में मरना किसी जन्नत से कम नहीं है आर्यन। उसने अपनी आंखें मूंद ली। आर्यन का दिल जोर से धड़का। उसने उससे और चिंता में उसे देखा। पागल हो तुम, पूरी तरह पागल, आर्यन चिल्लाया। नीचे क्यों कूदी? तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? आन्या ने आंखें खोली। उनमें एक अजीब सी चमक थी। जहां आप वहां मैं, आपके बिना मेरी जान का क्या मोल? वे दोनों धुंध और बादलों को चीरते हुए नीचे जा रहे थे। जमीन नजदीक आ रही थी। आर्यन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी अमर पक्षी ने दोबारा से उसे असली रूप में लाने की बात कही। आर्यन ने तुरंत अपने अंदर मौजूद एनर्जी अमर पक्षी में डालते हुए उसे बड़ा कर दिया। अमर पक्षी ने एक तीखी चीख मारी और तेजी से गोता लगाया। वो उनके पास पहुंचा और आन्या और आर्यन को अपनी पीठ पर बैठा लिया। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे लगा था कि वे मर चुके हैं, लेकिन जब उसने खुद को बादलों के बीच पाया तो वो हैरान रह गई। उसने आर्यन मैजिक बीस्ट को देखो। वो बहुत ही अलग और मिस्टीरियस लग रहा था। ये तो अद्भुत है, वो फुसफुसाई। अब वे दोनों बादलों के बीच धुंध को चीरते हुए उड़ रहे थे। आर्यन में आन्या की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आर्यन का चेहरा उतर गया। उसे फिर अपने पिता की बात याद आ गई। उसकी बहुत से राज हैं। आन्या ने आर्यन के चेहरे पर आए बदलाव को तुरंत भांप लिया। उसने अपना हाथ आर्यन के गाल पर रखा। क्या हुआ आपको? अभी तो आप मौत को माथ देकर आए हैं और अब एक पल में फिर उदास हो गए। आर्यन ने आन्या को गौर से देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। आनू, पिताजी कह रहे थे कि तुम, वो हिचकिचाया, कि तुम वो नहीं हो जो दिखती हो। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, आन्या ने अपनी कोमल हथेली उसके होठों पर रख दी। उसके चेहरे के भाव शून्य थे, न गुस्सा न डर, बस एक गहरा ठहराव। हाँ आर्यन, उसने स्वीकार किया। मेरे एक बहुत से रहस्य हैं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत अलग और जटिल है। मैं अभी आपको वो सब नहीं बता सकती। समय आने पर सब साफ हो जाएगा। उसने अपनी उंगलियां आर्यन के बालों में फंसाईं। लेकिन आर्यन, क्या इससे हमारे बीच जो है उस पर कोई फर्क पड़ता है? क्या मेरा अतीत मेरे आज से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आर्यन ने उसकी आंखों की गहराई में देखा। वहां उसे कोई छल नहीं, बस एक तड़प दिखाई दी। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ ना में सिर हिला दिया। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आन्या के चेहरे पर एक मासूम बचकानी मुस्कान लौट आई। उसने आर्यन के सीने पर अपना सिर टिका दिया। आर्यन, मैं कैसी हूं? मेरा मतलब, आपको मैं कैसी लगती हूं? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने और करीब कर लिया। उन्होंने बादलों के ऊपर दुनिया से दूर एक खामोश वादा किया। अगली सुबह सूर्योदय के साथ ही महल में हलचल शुरू हो गई थी। महल के मुख्य द्वार पर आर्यन, सूर्य प्रताप और आन्या खड़े थे। सूर्य प्रताप के हाथ में एक पत्र था। उनका चेहरा आज गर्व और चिंता का मिला जुला रूप था। बेटा, सूर्य प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, सिंह परिवार की तरफ से हमारे चुनौती पत्र का जवाब आ गया है। वे मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है आर्यन, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। आर्यन ने दृढ़ता से सिर हिला दिया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। तभी आन्या ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया।
उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छीनने पर रोता है। आर्यन, आप मुझे लेकर नहीं जा रहे? आप बहुत गंदे हैं, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं क्या करूंगी यहाँ अकेले? आर्यन का दिल पसीज गया। उसने आन्या के गालों से आंसू पोंछे। अरे पागल, ऐसे उदास मत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ 2 महीने की बात है। 2 महीने बाद केंद्रीय राज्य के उस महामुकाबले में मैं तुमसे मिलूंगा और वादा करता हूं, तब तक मैं इतना काबिल बन जाऊंगा कि तुम्हारे हर राज, हर मुसीबत का सामना कर सकूं। आन्या ने सिसकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब जाने का वक्त था। आर्यन ने अपने कंधे पर बैठे अमर पक्षी की ओर देखा, जो अब तक शांति से बैठा था। अमर, चलो यहां से, आर्यन ने आदेश दिया। अमर पक्षी ने एक जोरदार चीख मारी जो पूरे महल में गूंज गई। उसने उड़ान भरी और हवा में ही उसके शरीर से सुनहरी और लाल लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते वो छोटी सी चील एक विशालकाय राजसी पक्षी में बदल गया। उसका आकार अब एक घोड़े से भी बड़ा था। उसके पंख दहकते हुए अंगारों जैसे चमक रहे थे और उसकी पूंछ के पंख हवा में लहलाते हुए किसी आतिशबाजी जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों में एक राजा का तेज था। हे भगवान, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। ये तो एक लेजेंडरी बीस्ट है। मैंने ऐसा जादुई जानवर किस्सों में भी नहीं सुना। एक लड़की अपनी सहेली से फुसफुसाई। मास्टर आर्यन, वो तो अभी योद्धा पूरी तरह बने भी नहीं है, फिर उन्होंने इतने शक्तिशाली बीस्ट को टीम कैसे कर लिया? वो कितने ताकतवर हो गए हैं? सूर्य प्रताप की आंखों में भी हैरानी थी, लेकिन उसके साथ गर्व की चमक थी। अमर पक्षी, ये लड़का सच में इतिहास रचेगा। आर्यन ने एक ऊंची छलांग लगाई और अमर पक्षी की पीठ पर सवार हो गया। अमर पक्षी की रक्तिम आभा ने आर्यन के चेहरे को एक दैवीय चमक दी। उसने ऊपर से आन्या को देखा। आन्या, जो अभी भी नम आंखों से खड़ी थी, ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। मैं आपका इंतजार करूंगी आन्या, धीरे से कहा। हवा ने उसके शब्दों को आर्यन तक पहुंचाया। हमेशा। उसका आखिरी शब्द एक प्रतिज्ञा की तरह गूंजा। अमर पक्षी ने अपने विशाल पंख फैलाए। एक ही झटके में धूल का गुबार उठा और वे आसमान की ओर गोली की रफ्तार से उड़ चले, बादलों को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर। पीछे रह गई सिर्फ आन्या की उम्मीद और एक नई कहानी की शुरुआत। घने जंगलों के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों को चीरकर बमुश्किल पहुंच पाती थी, एक विशाल झरना गरज रहा था। पानी के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वो किसी भी आम इंसान को बहरा कर दे। उसी उफनते झरने के ठीक नीचे, ठंडे और तेज बहाव को चीरते हुए, एक विशाल चट्टान पर आर्यन पालथी मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके शरीर से भाप उठ रही थी। वो अपनी आत्मशक्ति यानी सोल पावर को बढ़ाने के घोर प्रयास में लीन था। उसके चारों ओर हवा में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहा हो। लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। आर्यन के दाहिने हाथ की हथेली के पिछले हिस्से पर बना का नाम का अजीबोगरीब निशान खौफनाक लाल रंग में धधक रहा था। जैसे जैसे आर्यन अपनी आत्मशक्ति को अपने ऊर्जा केंद्र में इकट्ठा करने की कोशिश करता, वो लाल निशान एक भूखे दानव की तरह उस सारी शुद्ध ऊर्जा को सोख लेता। आर्यन के चेहरे पर पीड़ा के भाव स्पष्ट थे। उसकी नसें तन गई थीं और माथे पर पसीने की बूंदें झरने के पानी के साथ मिल रही थीं। झरने से कुछ दूरी पर एक ऊंचे और पुराने पेड़ की मोटे डाल पर एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले लबादे में लिपटा था। हवा से उसका लबादा फड़फड़ा रहा था। उसकी तेज नजरें आर्यन की हर एक हरकत को ऐसे पढ़ रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। नकाबपोश ने आर्यन को अपनी ही ऊर्जा से संघर्ष करते देखा तो उसके होठों के भीतर से एक धीमी व्यंग्यात्मक आवाज निकली। बेवकूफ बच्चे, ऐसे व्यर्थ प्रयास करने का कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हारे हाथ पर लगे इस प्राचीन कर्स यानी श्राप की बीड़ियों को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक तुम अपनी आत्मशक्ति कितनी भी बढ़ा लो, वह सभी श्राप के द्वारा ही अवशोषित कर ली जाएगी। तुम एक ऐसे घड़े में पानी भर रहे हो जिसके तल में छेद है। आर्यन के करीब ही चट्टान के एक सूखे हिस्से पर अमर पक्षी बैठा था। उसके पंख गहरे लाल और सुनहरे रंग के थे, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर असली आग की तरह चमकते थे। उसकी आंखें किसी प्राचीन ज्ञानी जैसी तीखी थीं। अमर पक्षी अपने छोटे रूप में था, क्योंकि उसे अपने उस विशाल प्रलयंकारी रूप में आने के लिए आर्यन की भारी मात्रा में ऊर्जा और इच्छा शक्ति की जरूरत होती थी। वो आर्यन की पीड़ा को महसूस कर रहा था और बार बार बेचैनी से अपने पंख फड़फड़ा रहा था, जैसे कह रहा हो, मास्टर रुक जाइए, ये आपको अंदर से खोखला कर रहा है। वहां से कुछ मील दूर जंगल के एक दूसरे और खौफनाक हिस्से में मौत का तांडव चल रहा था। एक लड़की
जिसकी उम्र 18-19 साल के करीब होगी, अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रही थी। उसने एक सफेद रंग की खूबसूरत लेकिन अब धूल और कांटों से फटी हुई, घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आने वाली पोशाक पहन रखी थी। उसके काले रेशमी बाल जो उसकी कमर तक आते थे, अब पसीने और डर के कारण उसके चेहरे पर चिपक गए थे। वो हाँफ रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, क्योंकि उसके ठीक पीछे मौत 4 पैरों पर दौड़ रही थी। 4 खूंखार जंगली भेड़िए। ये आम भेड़िए नहीं थे। इनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और इनके मुंह से टपकने वाली लार जमीन पर गिरते ही घास को जला रही थी। अचानक लड़की का पैर एक पेड़ की उभरी हुई जड़ में फंसा और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, चारों भेड़िए अब उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे। मौत को सामने देख उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, बचाओ। वो चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि उसने जंगल की खामोशी को चीर दिया। झरने के नीचे ध्यान मग्न बैठे आर्यन के कानों में जैसे ही वो चीख पड़ी, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो खौफनाक लाल रोशनी तैरी। उसने अपनी साधना बीच में ही तोड़ दी। पलक झपकते ही आर्यन अपनी जगह से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। पानी की बूंदें जो उस पर गिर रही थीं, वो हवा में ही ठहर सी गईं। अमर पक्षी ने एक तेज चीख मारी और आसमान में उड़ान भरते हुए आर्यन के पीछे पीछे चल दिया। दूर से ये नजारा देख रहे नकाबपोश के रोंगटे खड़े हो गए। अविश्वसनीय, ये कर्स इसे खा नहीं रहा है, बल्कि ये तो उस कर्स की ऊर्जा को ही अपने काबू में कर रहा है। इस लड़के में कुछ तो बात है जो इस दुनिया के नियमों से परे है। खतरा टल चुका था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ का निशान वापस शांत हो गया और आंखों की सफेदी लौट आई। वो पलटा और उस लड़की की तरफ बढ़ा जिसने अभी तक डर के मारे अपनी आंखें अपने हाथों से छिपा रखी थीं। तुम ठीक हो? आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने जैसे ही आर्यन की आवाज सुनी, उसने आंखें खोली, लेकिन डर और घबराहट में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आर्यन को अपनी ओर बढ़ता देख उसने अचानक अपनी कमर पर बंधे एक छोटे से थैले में हाथ डाला, उसमें से एक अजीब सा चमकता हुआ पाउडर निकाला और मुझसे दूर रहो गंदे इंसान, चिल्लाते हुए पूरी ताकत से वो पाउडर आर्यन के चेहरे की तरफ फेंक दिया। आर्यन ने पलक झपकने से भी कम समय में प्रतिक्रिया दी। उसने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने किया। उसके हाथ से एक हल्की हरे रंग की ऊर्जा का प्रकाश निकला, जो शायद उसकी हवा या प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा था। वो सारा पाउडर हवा में ही रुक गया और एक छोटी सी गेंद का रूप लेकर आर्यन की हथेली में जमा हो गया। आर्यन ने एक भौं चढ़ाई। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे किया और एक बेहद इत्मीनान वाले अंदाज में कहा, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम और शरीफ लड़का गंदा इंसान कहां से लग रहा है? लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पाउडर काम नहीं आया। उसका डर अब शर्मिंदगी में बदल रहा था। उसने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में बोली, वो मुझे लगा कि तुम कोई डाकू हो और मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। जंगल का इलाका है ना? यह सुनकर आर्यन से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर डाल पर बैठा अमर पक्षी भी अपनी चोंच खोलकर अजीब सी आवाज निकालने लगा, जैसे वो भी हंस रहा हो। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हुआ। दोनों जंगल के रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़ी। वैसे मेरा नाम आर्यन है, और तुम्हारा नाम क्या है आफत की पुड़िया? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी और कोमल आवाज में कहा, मेरा नाम शशि है। तो शशि? आर्यन ने अपने कंधे पर बैठे अमर पक्षी को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे जैसी कमजोर लड़की जिसे लड़ने का ल भी नहीं आता, वो इस मौत की घाटी जैसे जंगल में अकेले क्या कर रही है? शशि थोड़ी शर्मिंदा हुई। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए उसने कहा, मैं अकेली नहीं थी। मैं अपने कबीले के लोगों के साथ यहाँ कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढने आई थी, पर एक भालू के हमले की वजह से मैं डरकर दूसरी तरफ भाग गई और रास्ता भटक गई। फिर उन भेड़ियों ने मुझे घेर लिया। वैसे मैं काली घाटी के रहने वाले वैद्यों के एक खास गांव से हूँ। हम लोग जड़ी बूटियों के माहिर माने जाते हैं। ये सुनते ही आर्यन के कदम अचानक रुक गए। नकाबपोश की कही हुई बातें उसके दिमाग में गूंज गईं। जब तक तुम्हारे हाथ पर लगे इस श्राप को नहीं तोड़ा जाएगा। आर्यन के चेहरे की हंसी गायब हो गई और एक गहरी गंभीरता छा गई। उसने शशि की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, काली घाटी के वैद्य? क्या तुम मुझे अपने गांव ले चल सकती हो? मुझे इस दुनिया के सबसे अच्छे वैद्य से मिलना है। मेरे पास समय बहुत कम है। शशि आर्यन की आंखों में छिपे दर्द और हताशा को देख सकती थी। उसने तुरंत हाँ में से रिला दिया और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोली, अगर बात दुनिया के सबसे अच्छे वैद्य की है तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो कोई और नहीं, मेरे दादाजी ही हैं। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिला दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे मेरे समूह के शिविर तक सुरक्षित पहुंचाना होगा।
दूसरी ओर जंगल के एक अंधेरे कोने में शशि के समूह का शिविर लगा था। वहां लगभग 40-45 साल का एक आदमी, जो समूह का लीडर लग रहा था, बेहद परेशान हालत में टहल रहा था। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी झाड़ियों से 6 लोगों का एक समूह बाहर आया। उनके चेहरे लटके हुए थे। मालिक, एक आदमी ने उदास लहजे में कहा, हमने शशि जी को पूरे इलाके में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। कुछ भेड़ियों के पैरों के निशान मिले हैं। हमें डर है कि... लीडर का चेहरा गुस्से और खौफ से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उन पर चिल्लाते हुए बोला, तुम निकम्मों से एक काम ठीक से नहीं होता। तुम लोग एक लड़की की हिफाजत नहीं कर सके। अगर शशि को खरोच भी आई तो मैं मुखिया जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। वो और डांटने ही वाला था कि तभी गुर्र, जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी खौफनाक आवाज आई जिसने सबके खून जमा दिए। वो वहां... समूह के एक आदमी ने कांपती हुई उंगली से शिविर के पीछे के अंधेरे की ओर इशारा किया। जारी रहेगा। सभी ने अपनी तलवारें खींच लीं और उस दिशा में देखा। अंधेरे से जो चीज बाहर आई उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। वो एक काइमेरा यानी मिश्रित जीव था। उसका शरीर एक विशालकाय लोमड़ी का था, लेकिन उसका सिर एक खूंखार भालू का था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी पीठ और पूंछ पर लोहे की तरह मजबूत और नुकीले कांटे निकले हुए थे, जिनमें से हरा हरा जहर टपक रहा था। उसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ मौत थी। दानव ने एक दहाड़ मारी और बिजली की तेजी से उन पर झपट पड़ा। वो कोई आम लड़ाई नहीं थी, वो एक तरफा नरसंहार था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस दानव ने अपने नुकीले पंजों और कांटों से समूह के 5 लोगों को बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा दिया। अब सिर्फ वो लीडर बचा था। काइमेरा अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ा। लीडर ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। काइमेरा ने एक जोरदार छलांग लगाई। उसका बड़ा सा जबड़ा लीडर के सिर को चबाने के लिए बस खुलने ही वाला था कि बैम! एक मजबूत हाथ में उस हवा में उड़ते हुए भारी दानव की गर्दन को बीच में ही दबोच लिया। ये आर्यन था। शशि का शिविर ढूंढते हुए आर्यन ऐन मौके पर वहां पहुंच गया था। आर्यन ने अपनी सारी ताकत लगाते हुए उस विशाल दानव को एक झटके में हवा में उठाया और दूसरी तरफ जमीन पर पटक दिया। लेकिन इस हाथापाई में दानव की पीठ का एक नुकीला और जहरीला कांटा आर्यन के दाहिने हाथ के बाइसेप्स के आर पार हो गया। हरा जहर आर्यन के खून में मिलने लगा। आर्यन ने दर्द से अपने दांत पीसे, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने झटके से उस कांटे को अपने हाथ से खींचकर बाहर निकाल फेंका। इस जुर्रत ने काइमेरा को पागल कर दिया। वो खड़ा हुआ और एक भयानक चीख मारते हुए सीधा आर्यन की ओर दौड़ा। आर्यन भी अपनी जगह नहीं रुका। वो भी पूरी रफ्तार से उस दानव की ओर भागा। जैसे ही दोनों हवा में एक दूसरे से टकराने के लिए उछले, आर्यन का पारा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखें और हाथ का निशान फिर से खौफनाक लाल रंग में धधक उठे। आर्यन के दाहिने हाथ के मुक्के पर हल्की लाल रंग की आग जलने लगी। ये वो ऊर्जा थी जो वो कर्स से चुरा रहा था। मर जा! आर्यन ने दहाड़ते हुए अपना सुलगता हुआ मुक्का पूरी ताकत से उस काइमेरा के भालू वाले सिर पर जड़ दिया। कबूम! क्रैक! हड्डी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। उस मुक्के की ताकत इतनी विनाशकारी थी कि वो दानव एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा। कई मोटे पेड़ों को तिनके की तरह तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। जहां वो दानव गिरा, वहां जमीन में एक गहरा और विशाल गड्ढा बन गया। वो काइमेरा वहीं ढेर हो चुका था। आर्यन जमीन पर उतरा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अमर पक्षी आसमान से नीचे आया और आर्यन के पास मंडराने लगा। तभी पीछे से शशि भागती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता। आर्यन, तुम ठीक तो हो? उसने आर्यन का घायल हाथ पकड़ लिया। वहां से खून निकल रहा था और घाव के आसपास की नसें हरी पड़ने लगी थीं। तुम्हें तो उसके कांटे से जख्म हो गया है। वो आयरन स्पाइक काइमेरा है। उसके कांटे बहुत जहरीले होते हैं। उसने इतना ही बोला था कि आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कर्ज की ऊर्जा का इस्तेमाल और फिर जहर का असर, उसका शरीर अब और नहीं सह पा रहा था। उसके पैर लड़खड़ाए और वो सीधा आगे की ओर गिर पड़ा। शशि उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आर्यन का भारी शरीर सीधा उसके ऊपर आ गिरा। हालात कुछ ऐसे बने कि शशि नीचे थी और आर्यन उसके ऊपर। आर्यन का सिर शशि के कंधे पर टिका था और उसके गर्म होंठ शशि की नाजुक गर्दन की त्वचा को हल्के से छू रहे थे। आर्यन की सांसों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस करते ही शशि के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई।
उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं आर्यन सुन न ले। उसने कांपते हुए हाथों से आर्यन की पीठ थपथपाई और बेहद धीमी प्यार भरी आवाज में पूछा, आर्यन, तुम ठीक हो? लेकिन आर्यन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था। वो बेहोश हो गया था। तभी वो लीडर जिसकी जान आर्यन ने बचाई थी भागता हुआ उनके पास आया। आर्यन की नसें नीली और हरी पड़ती देखकर वो घबरा कर बोला, शशि बिकिया, ये लड़का जहर के असर से बेहोश हो गया है। जहर सीधा इसके दिल की तरफ बढ़ रहा है। हमें इसे तुरंत गांव लेकर जाना होगा, वरना ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। शशि ने घबराहट में हाँ में सिर हिलाया। लोगों ने तुरंत आर्यन तो उठाया और वे सभी पूरी रफ्तार से काली घाटी की ओर निकल पड़े। अमर पक्षी उनके ऊपर हवा में चक्कर काटता हुआ एक रक्षक की तरह उनके साथ साथ उड़ रहा था। कुछ दिनों तक लगातार अंधेरे में रहने के बाद आर्यन की बंद पलकों पर रोशनी पड़ी। उसने धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोलीं और उसे हवा में जड़ी बूटियों और कपूर की एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने खुद को एक पुरानी लकड़ी की बनी झोंपड़ी में पाया। दीवारें किसी प्राचीन ग्रंथों के पन्नों जैसी लग रही थी। तभी दरवाजा खुला। झोंपड़ी के अंदर एक बेहद प्रभावशाली शख्सियत ने कदम रखा। वो एक वृद्ध आदमी थे जिनकी उम्र लगभग 90 साल से ऊपर लग रही थी। उनके चेहरे पर एक लंबी दूध जैसी सफेद दाढ़ी थी जो उनकी छाती तक आ रही थी। उनके सिर पर एक बड़ी सी सूती पगड़ी बंधी थी और उन्होंने एक हरा चोगा पहन रखा था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में किसी नवयुवक जैसी चमक और अथाह ज्ञान था। उनके ठीक पीछे शशि आ रही थी। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिस पर कुछ गर्म पेय रखा था। आर्यन को होश में आता देख शशि का चेहरा खिली से खिल उठा। आर्यन, जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, झटके से उठ खड़ा हुआ। वृद्ध ने प्यार से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ बेटे, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सुरक्षित हो। मैं इस काली घाटी गांव का मुखिया और वैद्य सजीवन हो। शशि मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, आर्यन, यही है मेरे दादाजी जिनसे तुम मिलना चाहते थे, दुनिया के महानतम 7 वैद्यों में से एक वैद्य सजीवन। ये सुनकर आर्यन की आंखों में सम्मान की भावना आ गई। उसे पता था कि ये उपाधि कितनी बड़ी है। आर्यन ने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे किया और उस पर अपनी बाईं मुट्ठी रखकर योद्धाओं का अभिवादन करते हुए वैद्य सजीवन के सामने हल्का सा झुक गया। मैं आपका आभारी हूं। सजीवन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और वहीं लकड़ी की एक नक्काशीदार मेज के पास बैठ गए। उन्होंने आर्यन को भी अपने सामने बैठने का इशारा किया। शशि ने चाय के प्याले दोनों के सामने रखे और चुपचाप आर्यन के पास खड़ी हो गई। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। वैद्य सजीवन ने चाय का एक घूंट लिया, फिर उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनकी आवाज में अब एक भारीपन था। आर्यन, तुमने मेरी पोती शशि और मेरे गांव के लोगों की जान बचाई है। उसके लिए मैं और मेरा पूरा कबीला उम्र भर तुम्हारा आभारी रहेगा। सजीवन ने गहरी सांस ली। और मुझे ये भी पता है कि तुम इतनी दूर मुझसे मिलने क्यों आना चाहते थे। आर्यन का दिल जोर से धड़का। वो कुछ कहने ही वाला था कि सजीवन ने अपनी उंगली उठाकर आर्यन के दाहिने हाथ की ओर इशारा किया, ठीक उस निशान की ओर। ये निशान? सजीवन की आवाज में एक रहस्यमयी खौफ था। यही तुम्हारी हर समस्या, तुम्हारी हर पीड़ा की जड़ है। ये कोई साधारण निशान नहीं आर्यन, ये एक प्राचीन ब्लड कर्स यानी रक्त श्राप है। इसी वजह से तुम आत्मशक्ति का चाहे जितना अभ्यास कर लो, तुम्हारी सारी ऊर्जा एक शून्य में जा रही है। बल्कि सच कहूं तो तुम्हारी मेहनत इस श्राप को तोड़ने के बजाय इसे अंदर ही अंदर और ताकतवर बना रही है। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर से आसमान छीन लिया हो। लाचारी और हताशा से उसने वैद्य सजीवन की आंखों में देखा। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी महान योद्धा नहीं बन पाऊंगा? वैद्य सजीवन जी, आप 7 महान वैद्यों में से एक है। क्या आपके पास भी इस नरक से निकलने का कोई इलाज नहीं है? वैद्य सजीवन ने कुछ पल तक गहरी सोच में अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपना दाहिना हाथ आगे लाओ। आर्यन ने अपना हाथ मेज पर रख दिया। वैद्य सजीवन ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को आपस में जोड़ा। अचानक उनकी उंगलियों के पोरों से शुद्ध और जीवनदायिनी हरे रंग की ज्वाला जलने लगी। ये उनकी महान हीलिंग ऑरा थी। उन्होंने अपनी चमकती हुई उंगलियों को आर्यन के हाथ पर बने उस लाल निशान के ठीक ऊपर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं।
जैसे ही वैद्य सजीवन ने ध्यान लगाया, उनकी चेतना आर्यन के भौतिक शरीर को छोड़कर उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से, उसके माइंडस्केप में प्रवेश कर गई। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। वहां न आसमान था न जमीन, सिर्फ एक अंतहीन लाल और काले धुएं का समुद्र था। उस अंधेरी दुनिया के बीचों बीच जमीन पर वैसा ही एक विशाल निशान बना हुआ था जैसा आर्यन के हाथ पर था। वो निशान धड़क रहा था जैसे कोई जिंदा दिल हो, और सबसे खौफनाक दृश्य उस निशान के ठीक बीच में था। उस धड़कते हुए निशान पर एक लड़की बैठी थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जो इंसान की आत्मा को भटका दे, लेकिन उसकी आभा उतनी ही शैतानी थी। उसने काले रंग की एक बेहद रिवीलिंग ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी, जो उतनी छोटी थी कि उसके चिकने बर्फ जैसे सफेद पैर और पेट का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे जो हवा में नागिन की तरह लहरा रहे थे। लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसके सिर के दोनों तरफ लाल रंग के दो छोटे छोटे नुकीले सींग निकले हुए थे। जैसे ही वैद्य सजीवन की चेतना वहां पहुंची, उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने वैद्य सजीवन की ओर देखा और उसके होठों पर एक बेहद खौफनाक शैतानी मुस्कान आ गई। जब वो मुस्कुराई तो उसके होठों के बीच से दो पिशाचों जैसे नुकीले दांत चमक उठे। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो जानती थी कि वैद्य सजीवन उसे देख रहे हैं। तो आ ही गए तुम। उस दानवी लड़की की आवाज वैद्य सजीवन के दिमाग में किसी तेजाब की तरह गूंजी। बाहर झोंपड़ी में वैद्य सजीवन का पूरा शरीर अचानक कांपने लगा। उनके माथे से पसीने की धार बहने लगी और झोपड़ी में रखी चाय की प्यालियां कांपने लगी। वैद्य सजीवन की चेतना जैसे ही आर्यन के अंतर्मन माइंडस्केप में गई, वहां की भयानक ऊर्जा ने उन्हें जकड़ लिया। उस शैतानी लड़की की लाल आंखें और उसके होठों की वो पिशाची मुस्कान सजीवन की आत्मा को चीर रही थी। ऐसा लगा जैसे उस अंधकारमय दुनिया का पूरा गुरुत्वाकर्षण अचानक उस लड़की की आंखों में सिमट गया हो और सजीवन को निगलने के लिए खींच रहा हो। झटका। वास्तविक दुनिया में झोपड़ी के अंदर एक तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वैद्य सजीवन की आंखें झटके से खुलीं और वे हाफते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो शायद उन्होंने अपनी 90 साल की जिंदगी में मौत को सामने देखकर भी महसूस नहीं किया होगा। उनके हाथ कांप रहे थे। दादाजी! शशि घबराते हुए चीखी और दौड़कर अपने दादा को सहारा देने लगी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वैद्य सजीवन ने कांपते हाथों से अपना माथा पोंछा और बस हाँ में सिर हिलाया। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। आर्यन, जो अभी भी मेज के पार बैठा था, अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और आशा थी। क्या हुआ वैद्य सजीवन जी? आर्यन ने अधीरता से पूछा। क्या आपको अंदर कुछ दिखा? क्या इस कर्ज का कोई तो तोड़ है? सजीवन ने एक गहरी ठंडी आह भरी। उन्होंने आर्यन को ऐसे देखा जैसे कोई किसी अजूबे को दिख रहा हो। आर्यन, तुम सच में एक अकल्पनीय योद्धा हो। सजीवन की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। अगर तुम्हारे शरीर पर यह कर्ज ना होता तो तुम अब तक इस दुनिया के सबसे कम उम्र के महायोद्धा बन चुके होते। इस कर्ज के तुम्हारी आत्मशक्ति चूसने के बावजूद तुम इतने शक्तिशाली हो, यह कोई चमत्कार नहीं तो और क्या है? आर्यन की भौएं तन गईं। वो चुपचाप सुनता रहा। सजीवन ने आगे कहा, तुम्हारे हाथ का वो निशान, उसने सिर्फ तुम्हारी आत्मशक्ति को सोखा ही नहीं है, बल्कि उस सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुम्हारे ही अंतर्मन में एक भौतिक शरीर धारण कर लिया है। और सबसे भयानक बात यह है कि वो अस्तित्व तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद वो अब तक तुम्हारे दिमाग और शरीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तो क्या इसे मिटाने का कोई रास्ता नहीं है? सजीवन ने नामे सिर हिलाया। मुझे उस कर्ज के अंदर महारानी की आभा महसूस हुई। वो कोई साधारण श्राप नहीं है आर्यन। महारानी की शक्ति और उस कर्ज के प्राचीन जादू के आगे मेरा ज्ञान और मेरी चिकित्सा शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं एक तिनके के समान हूं। क्या? महारानी की आभा? आर्यन के चेहरे पर हैरानी और उदासी के भाव एक साथ तैर गए। लेकिन महारानी का मुझसे क्या लेना देना? मुझे इतना शक्तिशाली श्राप क्यों देगा? झोपड़ी में एक भारी सन्नाटा छा गया। शशि के चेहरे पर भी आर्यन की पीड़ा देखकर उदासी छा गई। आर्यन का सपना था एक महान योद्धा बनना, और अब वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। दोनों आशा भरी निगाहों से सजीवन को देख रहे थे। तभी वैद्य सजीवन ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक कठोर दृढ़ता आ गई। देखो आर्यन बेटा, हम वैद्य हैं, योद्धा नहीं। हम शरीर के घाव भर सकते हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए इस दुनिया का कोई भी वैद्य इस कर्ज को नहीं तोड़ सकता।
वे थोड़ा रुके और फिर बोले, लेकिन एक तरीका है। ये सुनते ही आर्यन और शशि के बुझे हुए चेहरों पर जैसे बिजली कौंध गई। क्या तरीका है, जल्दी बताइए वैद्य जी, आर्यन ने लगभग उनके करीब आते हुए कहा। ये लड़ाई तुम्हारी है आर्यन, सजीवन ने अत्यंत गंभीरता से कहा। तुम्हें ध्यान लगाकर अपनी चेतना को इस निशान के अंदर अपने ही अंतर्मन में उतारना होगा। तुम्हें उस मानव रूप ले चुके कर से आमने सामने लड़ना होगा और उसे हराकर अपने वश में करना होगा। सजीवन की आवाज और गहरी हो गई, लेकिन याद रखना, वो तुम्हारी ही सोखी हुई शक्ति से बनी है और वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारा भौतिक शरीर यहीं बाहर रहेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंदर लड़ेगी। अगर अंदर लड़ते हुए तुम्हारी आत्मा हार गई या मारी गई तो तुम इस दुनिया में या तो हमेशा के लिए मर जाओगे या फिर जिंदगी भर के लिए एक जिंदा लाश यानी अपाहिज बन जाओगे। शशि ये सुनकर से हर उठी। नहीं आर्यन, तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर जान का इतना बड़ा खतरा है तो तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन आर्यन ने बहुत नरमी से शशि का हाथ अपने हाथ से हटा दिया। उसकी आंखों में आग थी। शशि, आर्यन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी भी अपाहिज ही हूं। एक योद्धा जो अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता वो एक जिंदा लाश ही तो है। घुट घुट कर जीने से लाख गुना बेहतर है लड़ते हुए मर जाना। मुझे यह मंजूर है। कमरे के एक कोने में बैठा अमर पक्षी जो ये सब सुन रहा था, उसने आर्यन के फैसले का सम्मान करते हुए अपने रक्तिम पंख फड़फड़ाए और एक धीमी गौरवशाली आवाज निकाली। कुछ देर बाद झोपड़ी के बीचों बीच जमीन पर वैद्य सजीवन ने जड़ी बूटियों और जादुई स्याही से एक जटिल चमकता हुआ पीला जादुई चक्र यानी मैजिक अरे बनाया था। आर्यन उस चक्र के बिल्कुल बीच में पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। अचानक वो पीला चक्र तेज रोशनी से दमकने लगा। उसी पल आर्यन के दाहिने हाथ का निशान खौफनाक लाल रंग में चमका और आर्यन की चेतना एक झटके में उसके शरीर से खींचकर उस निशान के अंदर चली गई। अंदर का नजारा भयानक था। आर्यन ने खुद को एक ऐसे आयाम में पाया जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना स्याह अंधकार था। न कोई जमीन थी, न आसमान, बस एक अंतहीन शून्य। लेकिन आर्यन हवा में ऐसे खड़ा था जैसे किसी ठोस जमीन पर हो। उसके चेहरे पर बिना किसी डर के एक योद्धा वाली गंभीरता थी। उसने सतर्कता से एक कदम आगे बढ़ाया। सिन, अंधेरे को चीरती हुई एक बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरा। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ अपने गाल पर रखा। जब उसने अपनी उंगलियां देखीं तो वे खून से लाल थीं। उसके गाल पर एक बारीक लेकिन गहरा कट लग गया था। दुश्मन उसे देख सकता था लेकिन वो दुश्मन को नहीं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसी और अपने गार्ड को ऊपर किया। तभी उसके ठीक पीछे से एक काला सा साया बिजली की रफ्तार से गुजरा। खचाक! आर्यन को अपनी पीठ पर एक भयानक दर्द महसूस हुआ। झटके से वो 2 कदम आगे की ओर लड़खड़ाया। उसके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी के भाव आ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा और गहरा कट लग गया था जिसमें से खून बहकर शून्यता में गिर रहा था। घाव इतना गहरा था कि अंदर की मांसपेशियां तक दिखने लगी थीं। बाहर वास्तविक दुनिया में पीले चक्र के बीच बैठे आर्यन के भौतिक शरीर की हालत बिगड़ रही थी। उसके पूरे शरीर से पसीना छूट रहा था और उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं। उसकी आंखों के किनारों से खून की बारीक लकीरें बह रही थीं। शशि अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढके आंसू बहाते हुए ये सब देख रही थी। वैद्य सजीवन भी पसीने से तरबता थे। वे चक्र के बाहर बैठकर अपनी हीलिंग ऊर्जा को आर्यन के शरीर में प्रवाहित कर रहे थे ताकि उसका शरीर झटके बर्दाश्त कर सके। अंदर अंतर्मन में आर्यन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। हर कुछ सेकंड में किसी अज्ञात दिशा से उस पर हमले हो रहे थे, कभी उसके पैरों पर, कभी बाहों पर। आर्यन का ऊपरी कोट पूरी तरह से कट फट कर चिधड़े होकर नीचे गिर गया। अब आर्यन का ऊपरी शरीर पूरी तरह नग्न था। उसकी चौड़ी छाती, उसके मजबूत कंधे और उसके तराशे हुए 6 पैक एब्स किसी ग्रीक देवता की मूर्ति की तरह लग रहे थे। लेकिन उस मनमोहक शरीर पर अब ताजे खून के अनगिनत कट्स और पुराने युद्धों के निशान थे जो उसे एक खूंखार लेकिन आकर्षक रूप दे रहे थे। आर्यन हाफ रहा था। उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। वो अपनी लाचारियों से थक चुका था। सालों से वो ताने सुन रहा था, अपनी आत्मशक्ति नहीं बढ़ा पा रहा था, और अब जब उसे रास्ता मिला तो वो इस अंधेरे में किसी अदृश्य दुश्मन के हाथों पिट रहा था। निराशा उसे घेरने लगी। तभी उस खौफनाक सन्नाटे और दर्द के बीच एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी स्वर्ग के संगीत जैसी थी, अत्यंत कोमल, पवित्र और प्यार से भरी हुई। ये औरत की आवाज थी। आर्यन ने ये आवाज असल जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी, सिर्फ अपने बचपन के धुंधले सपनों में महसूस की थी। ये उसकी माँ की आवाज थी। मेरे बच्चे। आवाज शून्यता में ऐसे गूंजी जैसे आर्यन के दिल से आ रही हो। इतनी जल्दी हार मान ली? तुम तो जीतने के लिए ही पैदा हुए हो आर्यन, तुम ऐसे कैसे हार सकते हो?
आर्यन के पैर जहां के तहां रुक गए। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। दर्द और गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। मेरे बहादुर बेटे, माँ की आवाज फिर आई। कभी कभी जीत हमारे हाथों में ही होती है, बस हमें अपनी आंखें खोलकर उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब दिमाग काम न करे तो अपने दिल से पूछो, कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया, आंखों में आए आंसुओं को वहीं सुखा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, दिमाग से नहीं, दिल से। आर्यन ने अपनी सारी इंद्रियों यानी सेंसेस को शांत कर दिया। उसने देखने की कोशिश छोड़ दी और महसूस करना शुरू किया। हवा का हल्का सा बदलाव, ऊर्जा की एक बारीक सी हलचल। तभी उसके बाईं ओर से एक तेज हवा का झोंका उसकी तरफ बढ़ा। मौत एक बार फिर उसे छूने आ रही थी, लेकिन इस बार आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे ही वो साया आर्यन को चीरने वाला था, आर्यन का दाहिना हाथ बिजली की रफ्तार से हवा में उठा और उसने खट से किसी की नाजुक लेकिन पत्थर जैसी मजबूत कलाई को हवा में ही दबोच लिया। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंधेरा छट गया। उसके सामने काले रंग की पोशाक में एक बेहद खतरनाक लेकिन अकल्पनीय रूप से खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ये वही कर्स थी जिसे वैद्य सजीवन ने देखा था। उसने ऑफ शोल्डर ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके सिर पर लाल रंग के छोटे से सींग थे और उसके बाल हवा में तैर रहे थे। आर्यन ने उसकी कलाई को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि उसकी हड्डियां चरमरा रही थी। आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक और विजयी मुस्कान थी जैसी किसी माहिर सिपाही के चेहरे पर एक शातिर चोर को रंगे हाथों पकड़ने पर होती है। लड़की ने अपनी कलाई को देखा जिसे आर्यन ने दबोच रखा था। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक गहरी शैतानी मुस्कान आ गई। वो जरा भी पीछे नहीं हटी, बल्कि वो आर्यन के बिल्कुल करीब आ गई। उसका चेहरा आर्यन के चेहरे से महज कुछ इंच दूर था। शोना, लड़की ने एक ऐसी नशीली और खतरनाक आवाज में कहा जो रूह को कंपा दे। तुम में कुछ तो बात है। तुम अब तक के मेरे सभी खिलौनों में सबसे अलग हो। उसकी नजरें आर्यन के नंगे खून से सने गठीले शरीर पर धीरे धीरे फिसली। और बहुत ही सुंदर भी हो। ये कहते हुए वो आर्यन के और करीब आई और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी जीभ आर्यन के गाल पर लगे उस कट पर गई जहां से खून रिस रहा था और उसने उस खून को आहिस्ता से चाट लिया। लेकिन ये कोई रोमांटिक पल नहीं था, ये मौत का चुंबन था। उसी पल आर्यन को अपने पेट में एक असहनीय आर पार कर देने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। वो लड़की अभी भी मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में दिख रही थी, लेकिन उसका दूसरा हाथ आर्यन के पेट के बिल्कुल पास था। उस लड़की की हथेली से लाल रंग का जादुई खून बहकर बाहर निकला था और उसने पलक झपकते ही एक ठोस लाल रंग की रक्त तलवार का रूप ले लिया था और वो तलवार आर्यन के पेट को चीरती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल चुकी थी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। दर्द के मारे उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। लड़की ने अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए उस तलवार को आर्यन के सीने में और गहराई तक उतार दिया। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। दर्द के मारे उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। लड़की ने अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए उस तलवार को आर्यन के सीने में और गहराई तक उतार दिया। तलवार आर्यन के आर पार हो चुकी थी। आर्यन के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी पकड़ लड़की की कलाई से छूट गई। वह पीठ के बल उस शून्यता में गिर पड़ा। लेकिन मरते हुए भी आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खुश था कि वह किसी बिस्तर पर अपाहिज होकर घुट घुट कर नहीं, बल्कि एक असली योद्धा की तरह लड़ते हुए सीने पर वार खाकर मर रहा है। मुस्कुराते हुए आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपनी माँ के वो शब्द याद आए, जीत तुम्हारे हाथों में ही है, उसे पहचानो। बाहर वास्तविक दुनिया में भूचाल आ गया। पीली चक्र के बीच बैठे आर्यन का शरीर अचानक हवा में उठा और बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी हुई जो चक्र पर जा गिरी। दादाजी, शशि चीखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आर्यन को क्या हो रहा है? कुछ कीजिए। वैद्य सजीवन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने एक ठंडी और बेबस आ भरी। बेटा, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। इसके शरीर की ऊर्जा को देखकर लग रहा है कि वह अंदर कर्ज से हार चुका है। वह श्राप अब इसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। ये सुनते ही शशि घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरी निराशा और टूट जाने वाले भाव छा गए। अमर पक्षी भी बेचैनी से आवाजें निकालने लगा। अंदर वह शैतानी लड़की आर्यन के बेजान पड़े शरीर के पास खड़ी थी। वह जोर जोर से पागलों की तरह हंस रही थी। तुम बहुत ही आकर्षक थे शोना, उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, और मुझे तुम पर गर्व भी था। पर तुम्हारे जिंदा रहते मैं कभी इस मनहूस कैद से बाहर वास्तविक दुनिया में नहीं आ सकती थी। अब तुम्हारे मरने के साथ ही ये शरीर मेरा होगा। मैं आजाद हूं। वह और जोर से हंसने ही वाली थी कि अचानक उसकी हंसी उसके गले में ही घुट गई।
शून्यता में एक कंपन हुआ। आर्यन, जिसे मर जाना चाहिए था, उसकी आंखें अचानक झटके से खुल गईं। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द, कोई डर नहीं था। उसकी आंखें शुद्ध, धधकते हुए सोने की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे हवा में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी, बेहद आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। लड़की की लाल आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि आर्यन के सीने का वह आर पार वाला भयानक घाव और उसके शरीर के सारे कट्स बिना किसी जादुई रोशनी के पलक झपकते ही भर गए, जैसे वे घाव वहां थे ही नहीं। आर्यन शांत भाव से खड़ा था। उसकी आभा अब बदल चुकी थी। उसने अपनी गर्दन चटकाई और एक शैतानी मगर सम्मोहक मुस्कान के साथ उस लड़की को देखते हुए कहा, जैसा मेरी मां ने कहा था, सब कुछ मेरे हाथों में है। मुझे बस एक बात समझनी थी कि मैं तुम्हारे इलाके में नहीं लड़ रहा हूं, तुम मेरे दिमाग में हो। आर्यन ने अपनी हाथ की 2 उंगलियों को आपस में जोड़ा और एक हल्का सा इशारा किया। क्षेत्र विस्तार, मेरी दुनिया। अचानक वह पूरा स्याह अंधकार कांच की तरह टूटकर बिखर गया। 1 सेकंड के अंदर वह शून्यता एक बेहद खूबसूरत, विशाल और हरे भरे जंगल में बदल गई। पेड़ों की डालियां हवा में झूम रही थीं, आसमान नीला था और झरने बह रहे थे। लड़की के माथे पर पहली बार पसीने की बूंद चमकी। उसके चेहरे पर अब अहंकार की जगह चिंता की लकीरें थीं। वह समझ गई कि क्या हुआ है। आर्यन ने अपने अंतर्मन पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। आर्यन ने अपनी जेबों में, जो उसकी कटी फटी पैंट में बची थीं, हाथ डाले और एक परम शक्तिशाली राजा वाले घमंड से कहा, ये मेरी दुनिया है, मेरी रचना है और यहां का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। बकवास! लड़की गुस्से से फुफकारी। उसने अपने हाथों से खून का एक विशाल, ऊर्जा से भरा भाला बनाया और पूरी ताकत से आर्यन के चेहरे की ओर उछाल दिया। भाला बिजली की रफ्तार से आर्यन की ओर बढ़ा, लेकिन आर्यन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। जैसे ही भाला आर्यन के चेहरे से महज 1 मिलीमीटर दूर पहुंचा, वह हवा में जम गया, जैसे समय रुक गया हो। आर्यन की आंखें फिर लाल रंग में चमकी। वापस जाओ, आर्यन के धीमे से कहा। वह विशाल खून का भाला हवा में ही 180 डिग्री घूमा और जिस रफ्तार से आया था, उससे दुगनी रफ्तार से वापस उस लड़की की तरफ चला गया। लड़की के पास पलक झपकने का भी समय नहीं था। भाला उसके चेहरे के पास से सनसनाता हुआ निकल गया, जिससे उसकी दाईं बाजू पर एक गहरा कट लग गया। लड़की की बाजू से खून रिसने लगा और बहकर उसकी हथेली की तरफ जाने लगा। वह नफरत और बेबसी से आर्यन को घूर रही थी। उसने हार नहीं मानी। उस बहते हुए खून से उसने एक और लंबी और खतरनाक तलवार बनाई और एक खूनखार दहाड़ के साथ वो आर्यन की तरफ दौड़ी। मूर्ख! आर्यन ने बस इतना कहा। लड़की अभी आर्यन के पास पहुंचने ही वाली थी कि आर्यन ने अपनी उंगलियां घुमा दी। अचानक उस दुनिया के भौतिक नियम ही बदल गए। जमीन उलट-पुलट होने लगी। ऊपर का आसमान नीचे आ गया और जमीन ऊपर चली गई। गुरुत्वाकर्षण हर सेकंड दिशा बदल रहा था। वह लड़की कभी आसमान की तरफ गिरती, कभी पेड़ों पर टकराती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि दायां क्या है और बायां क्या। उस जंगल का आकार हर एक पल में क्यूब की तरह घूम रहा था। वह दुनिया अब आर्यन का खिलौना थी। लड़की के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह जिस आयाम में थी, उसका भगवान आर्यन था। वह चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। दुनिया एक बार फिर घूमी। इस बार लड़की हजारों फीट ऊपर से नीचे की ओर गिरी। धड़ाम! वह एक ठोस पत्थर के फर्श पर आ गिरी। उसने खांसते हुए अपना सिर उठाया। अब वे जंगल में नहीं थे। वह एक विशाल, प्राचीन और अंधेरे महल के खंडहर में थे और उसके ठीक सामने कुछ सीढ़ियों के ऊपर एक विशाल काले पत्थर की कुर्सी, सिंहासन पर आर्यन बैठा था। उसकी एक टांग दूसरे टांग पर रखी थी। उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाया हुआ था और वो एक डार्क लॉर्ड जैसी शैतानी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। लड़की के अंदर का अहंकार उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। वह उठी, उसने पलक झपकाई और सीधा आर्यन के सिंहासन पर आ गई। उसने अपनी तलवार आर्यन की गर्दन पर मारने के लिए उठाई, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह पूरी ताकत लगा रही थी। उसकी नसें तन गई थी, लेकिन वह 1 इंच भी तलवार नीचे नहीं ला पा रही थी। आर्यन की अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया था। आर्यन ने बहुत ही शांति और गंभीरता से उस लड़की की लाल आंखों में देखा। मुझे पता है, आर्यन की आवाज पूरे महल में गूंजी। तुम्हारे अंदर उस महारानी की आत्मा या यादें हैं। तुम इस कैद से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया देखना चाहती हो, लेकिन तुम मेरे निशान से बंधी हो। अगर मैं मरा तो तुम भी खत्म हो जाओगी। लड़की के दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन वह सुन रही थी। आर्यन ने अपनी जगह से उठे बिना आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। अगर तुम मेरे लिए अपनी वफादारी की कसम खाती हो, मेरी तलवार बनने की कसम खाती हो, तो इस कर्स और इस शरीर का स्वामी होने के नाते मैं वादा करता हूं कि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में आने की अनुमति दूंगा। तुम मेरे जरिए उस दुनिया को जी सकोगी। लड़की की आंखें चौड़ी हो गई। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। वह आज़ादी चाहती थी और आर्यन उसे आंशिक आज़ादी दे रहा था। उसने आर्यन की आंखों में देखा। उसे वहां कोई झूठ नहीं, सिर्फ एक राजा का दृढ़ निश्चय दिखा। लड़की के चेहरे से शैतानी भाव गायब हो गए।
उसने गहरी सांस ली, अपनी तलवार हवा में गायब कर दी और आर्यन के सिंहासन के सामने एक घुटने पर बैठ गई। उसने अपना सिर झुकाया और बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में हाँ में सिर हिला दिया। समझौता हो चुका था। कर्स अब एक वरदान बन चुका था। बाहर वास्तविक दुनिया की झोपड़ी में सन्नाटा था। शशि जमीन पर बैठकर रो रही थी। तभी पीले चक्र में बैठे आर्यन का शरीर अचानक हवा में ऊपर उठ गया। उसके शरीर से भयानक लाल रंग की रोशनी फूटने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें दरकने लगी। वैद्य जीवन जो हार मान चुकी थी, झटके से खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू एक साथ आ गए। दादाजी, ये क्या हो रहा है? शशि ने अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा। वैद्य सजीवन के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, उस जिद्दी बच्चे ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कोई नहीं कर सका। उसने कर्स को अपने अधीन कर लिया है। सजीवन ने आर्यन के चमकते हुए शांत और शक्तिशाली शरीर की ओर देखते हुए समझाया। अभी तक उस कर्स ने आर्यन की जितनी भी आत्मशक्ति को अवशोषित करके जमा करके रखा था, वह सारी असीमित शक्ति एक बांध के टूटने की तरह आर्यन के शरीर में लौट रही है। वह अब एक अलग ही स्तर का योद्धा बन रहा है। सजीवन ने प्यार से शशि के कंधे पर हाथ रखा। अब चलो यहां से, इसके शरीर का रूपांतरण हो रहा है। हमें यहां से बाहर चलना चाहिए और आर्यन को अकेला छोड़ देना चाहिए। शशि ने आर्यन के चमकते, शांत और शक्तिशाली चेहरे को देखा। उसके दिल में आर्यन के लिए प्यार और इज्जत और भी गहरी हो गई। उसने खुशी के आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अमर पक्षी ने भी एक विजयी चीख मारी और दोनों के साथ झोपड़ी से बाहर उड़ गया, आर्यन को उसकी नई शक्तियों के साथ एकांत में छोड़कर। जमीन का सफर जारी रहेगा। दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना अपनी मौत को खुद दावत देने के बराबर होता है। जादुई जानवरों की घाटी ऐसी ही एक खौफनाक जगह थी। इस घाटी के बारे में सदियों से किंवदंतियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि इस घाटी की हवा में ही इतना भारी जादुई दबाव है कि कमजोर दिल वाले तो वहां सांस लेते ही दम तोड़ दें। इस घाटी की गहराई में ऐसे अमूल्य खजाने, जड़ी बूटियां और जादुई अवशेष दबे थे जो रातों रात किसी भी साधारण इंसान को एक अपराजय योद्धा बना सकते थे। इसी लालच में आकर सदियों से कितने ही शूरवीर योद्धा, जिन्हें मौत का कोई खौफ नहीं था, अपनी किस्मत आजमाने इस घाटी में गए। लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी उस घने धुंधले जंगल के अंदर गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। उनके शरीर की हड्डियां आज भी उस घाटी की मिट्टी का हिस्सा बनी हुई हैं। इतने खौफ और मौत के आंकड़ों के बावजूद इंसानी लालच कभी खत्म नहीं होता। लोग आज भी उस घाटी के बाहरी हिस्सों में मंडराते रहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था नीली आत्ममणि। ये कोई साधारण मणि नहीं थी। ये उच्च कोटि के जादुई जानवरों के शरीर में उनके सैकड़ों सालों के जादुई अभ्यास से बनती थी। इस मणि में इतनी शुद्ध ऊर्जा होती थी कि कोई भी योद्धा इसका इस्तेमाल करके अपने मंडल यानी रियल्म की सीमा को आसानी से तोड़ सकता था। लेकिन इस नीली मणि का असली आकर्षण कुछ और ही था। ग्रंथों में लिखा था कि अगर कोई बेहद भाग्यशाली हो तो वो इस नीली मणि के अंदर से नीली अग्नि प्राप्त कर सकता है। नीली अग्नि इस दुनिया की सबसे विनाशकारी और पवित्र ताकतों में से एक मानी जाती थी। ये आग किसी भी भौतिक चीज को तो जलाती ही थी, साथ ही ये आत्मा तो भी भस्म करने की ताकत रखती थी। पर इस नीली अग्नि को पाना लगभग नामुमकिन था। पहली बात तो ये कि नीली मणि सिर्फ उन उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों यानी मैजिकल बीस्ट्स में पाई जाती थी, जिनकी ताकत कई राज्यों की पूरी सेना को अकेले ही कुचलने के बराबर होती थी। एक आम योद्धा तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। और अगर मान लीजिए किसी चमत्कार से कोई उस जानवर को मारकर नीली मणि हासिल कर भी ले, तो भी उस मणि के अंदर से नीली अग्नि को जागृत कर पाने की उम्मीद 1% से भी कम थी। यही वजह थी कि नीली अग्नि इतनी नायाब थी कि 100 सालों के इतिहास में यह मुश्किल से ही किसी एक आध महायोद्धा के पास देखी गई थी। जादुई जानवरों की घाटी के ठीक दक्षिण में एक ऊंची बादलों को चीरती हुई पहाड़ी थी, जिसे अमर पहाड़ी कहा जाता था। यहाँ का वातावरण घाटी के अंदरूनी हिस्से से थोड़ा कम खतरनाक था, लेकिन फिर भी आम इंसानों के लिए ये नर्क से कम नहीं था। पिछले 1 महीने से आर्यन इसी अमर पहाड़ी के एक एकांत हिस्से में डेरा डाले हुए था। उसने इस 1 महीने में दिन रात एक कर दिया था। बिना रुके, बिना थके उसने अपने शरीर और अपनी आत्मशक्ति को उस हद तक धकेला था जहां इंसान टूटकर बिखर जाता है। और आज उसकी इस तपस्या का फल उसे मिलने वाला था। एक विशाल चट्टान के ऊपर आर्यन पालथी मारे ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसका ऊपरी शरीर नग्न था और पसीने से चमक रहा था। उसके शरीर की मांसपेशियां किसी फौलाद की तरह कसी हुई थीं। उसके चारों ओर हवा एक भंवर की तरह तेजी से घूम रही थी। तभी उसके शरीर से एक तेज ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बूम!
चट्टान के आसपास की घास और छोटे पेड़ उस ऊर्जा के दबाव से पीछे की ओर झुक गए। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और तेज था। वो मुस्कुराया। उसकी आत्मशक्ति अब बढ़कर योद्धा मंडल के लेवल 3 पर पहुंच गई थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और खतरनाक था। आर्यन अपनी बढ़ी हुई ताकत का मुआयना कर ही रहा था कि उसकी नजर पास ही में खेल रही एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। ये एक लड़की थी, लेकिन वो पूरी तरह से ठोस इंसान नहीं लग रही थी। उसका शरीर धुंधला और हल्का पारदर्शी था, जैसे कोई भूतिया साया हो। ये कोई और नहीं बल्कि आर्यन के दाहिने हाथ के निशान के अंदर रहने वाली वही शैतानी कर्स थी जिसे आर्यन ने अपने अधीन कर लिया था। समझौते के बाद कर्स अब जब चाहे आर्यन के निशान से बाहर आ सकती थी, लेकिन चूंकि अभी उसके पास अपना कोई वास्तविक भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए वो दुनिया के बाकी लोगों के लिए पूरी तरह से अदृश्य थी। दुनिया का कोई भी इंसान या जानवर उसे न देख सकता था, न महसूस कर सकता था, सिवाय आर्यन के। पर कर्स दुनिया की हर चीज को देख भी सकती थी और छू भी सकती थी। आर्यन ने उसे वादा किया था कि अगर वो आर्यन के प्रति पूरी तरह वफादार रहेगी और उसकी ताकत बनेगी, तो आर्यन भविष्य में उसे एक असली, वास्तविक शरीर पाने में मदद करेगा, ताकि वो सच में इस दुनिया को जी सके। फिलहाल वो खतरनाक शैतानी कर्स किसी छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी। वो नंगे पैर घास पर दौड़ रही थी, फूलों को छू रही थी, और इस वक्त वो एक छोटे से सफेद खरगोश के पीछे भाग रही थी। खरगोश को पता ही नहीं था कि कोई उसके पीछे है, पर कर्स उसके लंबे कान पकड़कर हंस रही थी। आर्यन उसे इस तरह मासूमियत से खेलते हुए देखकर अपना सिर खुजलाने लगा। कौन कहेगा कि कुछ दिन पहले ये मुझे जान से मारने पर तुली थी और अब खरगोशों के साथ लुका छिपी खेल रही है। तभी अमर पहाड़ी की जमीन अचानक कांपने लगी। थप 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 थप। ये किसी छोटे मोटे जानवर के कदमों की आहट नहीं थी, ये भूकंप जैसा महसूस हो रहा था। आर्यन तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी आत्मशक्ति को पैरों में केंद्रित किया और एक ऊंचे पेड़ की डाल पर छलांग लगा दी। जंगल की झाड़ियों को बेरहमी से कुचलता हुआ एक विशालकाय जानवर वहां आ पहुंचा। ये एक हाथी था, लेकिन कोई आम हाथी नहीं। इस हाथी का पूरा शरीर भूले रंग की ठोस चट्टानों और नुकीले पत्थरों से बना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह सुलग रही थीं और उसके 2 विशाल दांत किसी पहाड़ को चीरने वाली ड्रिल मशीन की तरह लग रहे थे। ये एक पत्थर के शरीर वाला हाथी था। आर्यन ने उसे देखते ही दांत पीस लिए। कर्स ने खरगोश को छोड़ा और तुरंत एक मानसिक संदेश आर्यन के दिमाग में भेजा। मास्टर, संभल कर, ये दूसरी श्रेणियां जानवर है। इसके शरीर का पत्थर साधारण हथियारों या हमलों से नहीं टूटेगा। आर्यन का माथा ठनक गया। दूसरी श्रेणी का जानवर? मजाक चल रहा है क्या? आर्यन ने मन ही मन सोचा। मेरी अभी की ताकत लेवल 3 योद्धा की है। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मैं पहले दर्जे के जादुई जानवरों को ही मुश्किल से हरा पाता हूं। ये तो लेवल 2 का है। अगर मैं कर्स की शक्ति का इस्तेमाल कर भी लूं, तब भी पता नहीं इस चलते फिरते पहाड़ का कुछ बिगाड़ पाऊं या नहीं। हाथी ने अपनी लाल आंखों से आर्यन को पेड़ की डाल पर देख लिया। उसने एक खौफनाक चिंगाड़ मारी और अपनी पत्थर जैसी भारी सूंड से उस पेड़ के तने पर जोरदार प्रहार किया। क्रैक बूम। वो विशाल पेड़ एक ही झटके में माचिस की तीली की तरह टूटकर गिर पड़ा। आर्यन हवा में उछला और कलाबाजी खाते हुए जमीन पर उतरा। बिना एक पल गवाए आर्यन ने अपनी पूरी रफ्तार से उल्टी दिशा में दौड़ लगा दी। हाथी भी जमीन फाड़ता हुआ उसके पीछे पीछे भागने लगा। आर्यन पेड़ों के ऊपर से कूद फांदता, झाड़ियों के नीचे से फिसलता अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पीछे से आ रहे हाथी के भारी कदमों से पूरे जंगल में खलबली मच गई थी। आर्यन काफी देर से भाग रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थीं, लेकिन वो पत्थर का हाथी बिना थके बिना रुके किसी टैंक की तरह उसका पीछा कर रहा था। आर्यन ने एक ऊंची चट्टान पर छलांग लगाई और पीछे मुड़कर उस हाथी को देखते हुए चिल्लाया, अबे ओ चलते फिरते ताजमहल, तूने अभी तक हार नहीं मानी? तेरे पीछे कोई खजाना चुरा कर भाग रहा हूं क्या? हाथी को आर्यन की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उसके रुकने से हाथी को मौका मिल गया। उसने अपनी सूंड से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और तोप के गोले की तरह आर्यन की तरफ दे मारा। आर्यन ने ऐन मौके पर अपनी गर्दन झुकाकर खुद को बचाया। पत्थर उसके सर के ऊपर से सनसनाटा हुआ निकल गया और पीछे एक चट्टान को चकनाचूर कर दिया। आर्यन ने धूल झाड़ते हुए कहा, अच्छा, ऐसा लगता है कि तू बिना पिटाई खाए यहां से नहीं जाएगा। आर्यन ने देखा कि कर्स अभी भी कुछ दूर एक पेड़ की डाल पर झूला झूल रही थी और आर्यन को भागता हुआ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ओ महारानी, आर्यन चिल्लाया, कर्स जल्दी से वापस निशान के अंदर जाओ। मैं अकेले इस बेकाबू पहाड़ को और नहीं संभाल सकता। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए।
लेकिन उससे पहले कि कर्स अंदर आती, हाथी फिर से आर्यन की ओर चार्ज करने लगा। इस बार आर्यन ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद उस जानवर को भी नहीं थी। आर्यन अचानक बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एकदम से सदमे और हैरानी के भाव आ गए। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और अपनी आंखें बड़ी करते हुए एक बेहद नाटकीय और मजाकिया लहजे में चिल्लाया, अरे बाप रे, देखो आसमान में वहां क्या है, उड़न तश्तरी। जंगल में अचानक एक हास्यास्पद सन्नाटा छा गया। पत्थर का वो विशाल और खूंखार हाथी जो इंसानों की चालाकियों से अनजान था, उसके कदम अचानक रुक गए। वो सचमुच आर्यन की उंगली की दिशा में आसमान की ओर अपनी भारी गर्दन उठाकर बेवकूफों की तरह देखने लगा कि आखिर वहां क्या है। तभी आर्यन ने एक बार फिर कर्स को आदेश दिया। इस बार कर्स ने कोई नखरा नहीं किया और पलक झपकते ही लाल धुएं में बदलकर आर्यन के हाथ के निशान के अंदर समा गई। जैसे ही कर्स आर्यन के अंदर गई, आर्यन के शरीर का तापमान अचानक खौलते हुए पानी की तरह बढ़ गया। उसके माथे की नसें तन गईं और उसकी आंखों का रंग गहरा लाल हो गया। आर्यन की आत्मशक्ति में एक जबरदस्त और अकल्पनीय उछाल आया। उसकी आभा जो कुछ सेकंड पहले सिर्फ लेवल 3 योद्धा की थी, वो कर्स की शैतानी शक्ति के जुड़ते ही एक झटके में सीमाएं तोड़कर महायोद्धा के लेवल 2 के स्तर पर पहुंच गई। हवा में एक भारी दबाव फैल गया। वो बेवकूफ हाथी अभी भी आसमान में बादल घूर रहा था। आर्यन ने मौके का फायदा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। ब्लड स्वॉर्ड। आर्यन के हाथ पर बने उस लाल निशान में से तेज धड़कता हुआ लाल धुआं बाहर निकलने लगा। वो धुआं आर्यन की मुट्ठी के ऊपर इकट्ठा होने लगा और कुछ ही पलों में उसने एक विशाल लाल तलवार का रूप ले लिया। वो तलवार कोई आम धातु की नहीं बनी थी। वो देखने में लाल रंग के पारदर्शी कांच जैसी लग रही थी, जिसके अंदर साक्षात लावा बह रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उस तलवार को अभी अभी किसी खौलती हुई भट्टी से निकाला गया हो। तलवार की गर्मी से आसपास की हवा भी झुलस रही थी। आर्यन ने जमीन पर एक जोरदार लात मारी और एक रॉकेट की तरह हवा में उछल गया। वो सीधे उस उल्लू बने हाथी की दिशा में बढ़ा जो अभी भी आसमान में कुछ ढूंढ रहा था। ये ले अपना प्रसाद। आर्यन ने हवा में ही अपने शरीर को घुमाया और अपनी पूरी ताकत के साथ वो चमकती हुई दहकती हुई लाल तलवार हाथी के उस विशाल ड्रिल जैसे दांत पर दे मारी। स्विश क्लैंग। तलवार और दांत के बीच की टक्कर से चिंगारियों का एक फव्वारा छूटा, लेकिन कर्स की शक्ति और उस जादुई लाल तलवार की गर्मी के सामने वो अभेद पत्थर का दांत टिक नहीं सका। तलवार उस सख्त दांत के आर पार ऐसे निकल गई जैसे कोई गर्म चाकू पनीर के टुकड़े को काटता है। थम! वो विशाल और भारी दांत कटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जमीन में गड्ढा हो गया। दांत के कटते ही जंगल में फिर से एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। आर्यन जमीन पर बेहद स्टाइलिश अंदाज में उतरा। एक हाथ में उसकी लाल तलवार सुलग रही थी और पीछे मुड़कर उसने अपनी पीठ हाथी की तरफ कर रखी थी। हाथी को तो कुछ पलों तक समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन नीचे लाया और उसने जमीन पर पड़े अपने कटे हुए दांत को देखा। फिर उसने धीरे से अपनी लाल आंखों से आर्यन को घूरा। तभी आर्यन के दिमाग में कर्स की चुलबुली और उत्साहित आवाज गूंजी। वाह मास्टर, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया। एक झटके में लेवल 2 के जानवर का गुरूर तोड़ दिया। आर्यन भी अपनी इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। वो घमंड में चूर होकर अपनी लाल तलवार को कंधे पर टिकाते हुए इतराते हुए मजाकिया लहजे में बोला, अरे कर्स, तू अपने मास्टर को क्या समझती है? ऐसे कमाल तो मैं चलते फिरते नाश्ता करते हुए करता रहता हूँ। अब देख मैं इस बिना दांत वाले हाथी की कैसे बैंड बजाता। आर्यन का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके शरीर पर किसी ठंडी, भारी और खुरदरी चीज की पकड़ महसूस हुई। उसने झटके से सामने देखा। हाथी की सूंड किसी अजगर की तरह आर्यन की कमर पर लपेट चुकी थी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कर्स की शक्ति के इस्तेमाल की वजह से उसका ध्यान बट गया था और उसने हाथी के गुस्से को कम आंक लिया था। अब ये पता नहीं था कि हाथी किस बात से ज्यादा गुस्से में था, अपना कीमती दांत कटने से या आसमान में उड़न तश्तरी ना मिलने के धोखे से। हाथी ने एक भयानक चिंगाड़ मारी और आर्यन को हवा में किसी खिलौने की तरह उठा लिया। अरे अरे रुक जा भाई, आर्यन हवा में हाथ पैर मारते हुए चिल्लाया। लेकिन हाथी सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपनी सूंड को पूरी ताकत से घुमाया और आर्यन को सीधा जमीन की एक चट्टान पर दे मारा। धड़ाम! चट्टान चकनाचूर हो गई। आर्यन के मुंह से दर्द की एक चीख निकल गई। उसकी लाल तलवार हाथ से छूटकर गायब हो गई। लेकिन हाथी यहीं नहीं रुका। वो आर्यन को सूंड में जकड़े हुए दाएं बाएं उठाकर जमीन पर ऐसे पटकने लगा जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोए जाते हैं। धड़ाम! क्रैश! फड़ाम! आर्यन को तारे नजर आने लगे। वो हर बार जमीन पर गिरते हुए किसी तरह मजाकिया अंदाज में हाथी को समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे हाथी भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? कसम से, सच में वहां आसमान में कुछ था जब मैंने देखा था। धड़ाम! मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई।
हाथी आर्यन को बुरी तरह पीट ही रहा था कि अचानक पूरे माहौल की हवा बदल गई। अमर पहाड़ी पर एक ऐसी खतरनाक और बर्फीली आभा छा गई जिसने पल भर में हवा को जमा दिया। ये आभा इतनी भारी और दमखोटू थी मानो पूरा आसमान नीचे आ गिरा हो। पत्थर का वो विशाल और खूंखार हाथी जो अभी गुस्से में पागल था, अचानक बर्फ की तरह जम गया। उसकी सूंड की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने डर के मारे अपनी लाल आंखें ऊपर आसमान की ओर उठाईं और फिर उसके मुंह से एक दबी हुई भीगी बिल्ली जैसी आवाज निकली। बिना एक पल गंवाए वो लेवल 2 का खूंखार जानवर आर्यन को वहीं छोड़कर पूंछ दबाकर उल्टी दिशा में ऐसे भागा जैसे उसने मौत को साक्षात देख लिया हो। आर्यन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे भी एक खौफनाक दबाव महसूस हो रहा था। उसकी छाती पर इतना भार लग रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होंठों के किनारे से रिस रहे खून को पोंछा। महायोद्धा बनने के बाद उसका शरीर आम इंसानों की तुलना में पत्थर जैसा मजबूत हो गया था। इसीलिए हाथी के इस धोबी पछाड़ के बावजूद उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी। तरी कर्स आर्यन के निशान से बाहर निकल आई। वो आर्यन की बगल में खड़ी होकर अपनी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। वाह मास्टर, क्या धोया है। क्या धोया है आपको उस हाथी ने। कसम से धोबी भी कपड़ों को इतनी बेदर्दी से नहीं पीटता होगा। आर्यन ने अपनी टेढ़ी और गुस्से भरी नजरों से कर्स को देखा। हंस ले, किसी दिन तुझे असली शरीर मिलेगा ना, तब मैं भी तुझे ऐसे ही किसी हाथी के सामने छोड़ दूंगा। लेकिन आर्यन का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके शरीर पर यह दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये आभा इतनी शक्तिशाली थी कि पारदर्शी होने के बावजूद कर्स का शरीर कांपने लगा। उसे खतरे का एहसास हुआ और वो बिना कुछ कहे तुरंत आर्यन के निशान के अंदर वापस छुप गई। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आसमान की ओर देखा। हवा के बवंडर के बीच आसमान में एक आकृति तैर रही थी। वो एक लड़की थी, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो हवा में गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को तोड़ते हुए ऐसे उड़ रही थी जैसे हवाएं खुद उसके इशारों पर नाच रही हों। उसने एक स्लीवलेस शुद्ध सफेद रंग की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जो घुटनों से थोड़ी नीचे तक आ रही थी। उसका कपड़ा हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे वो रेशम और चांदनी से बुना गया हो। उसकी कमर पर एक कपड़े की डिजाइनर बेल्ट बंधी थी जिसकी ठीक बीचों बीच सोने की बारीक नक्काशी के अंदर एक बेहद कीमती चमकता हुआ नीला क्रिस्टल जड़ा था। उस नीले क्रिस्टल से वैसी ही ऊर्जा निकल रही थी जैसी किंवदंतियों में नीली आंख मणि के बारे में बताई जाती थी। उसके बाल रात के अंधेरे जैसे घने काले और लंबे थे जो पीछे हवा में आजादी से उड़ रहे थे। उसका चेहरा इतना बेदाग, गोरा और आकर्षक था कि दुनिया का कोई भी महान चित्रकार उसे कैनवस पर नहीं उतार सकता। वो एक ही नज़र में किसी भी इंसान, देवता या दानव को अपना दीवाना बना दे, इतनी खूबसूरत थी। लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी, भावहीन और मौत जैसी शून्यता थी जो किसी को भी अंदर तक कंपा दे। वो आसमान में उड़ती हुई बस एक पल के लिए आर्यन के ठीक ऊपर से गुजरी। उसकी नीली आंखों ने एक क्षण के लिए नीचे खड़े आर्यन की लाल, खून से सनी और धूल से अटी हुई आंखों में देखा। वो एक पल आर्यन के लिए जैसे थम सा गया। लड़की बिना रुके पहाड़ी की और गहराई की ओर तेजी से उड़ती हुई निकल गई, अपने पीछे बर्फ जैसी ठंडी हवा और एक नीली चमक छोड़ते हुए। आर्यन पुत बनकर वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए अपने मुंह से धीरे से बुदबुदाया, क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत और इतना खतरनाक औरा। ये इंसान है या कोई देवी? आर्यन को नहीं पता था कि ये मुलाकात जादुई जानवरों की घाटी में उसके सफर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जारी रहेगा। जादुई जानवरों की घाटी एक ऐसी जगह जहां मौत हर पेड़ के पीछे छिपकर मुस्कुराती है और जहां की हवा में खून की गंध हमेशा रची बसी रहती है। इस खौफनाक घाटी में पूरे 1 महीने का लंबा, थका देने वाला और जानलेवा समय बिताने के बाद आर्यन ने आखिरकार वापसी का रास्ता पकड़ लिया था। लगभग 100 किलोमीटर का दुर्गम और पथरीला सफर तय करने के बाद उसके कदम वापस उसी जानी पहचानी काली घाटी की जमीन पर पड़े। ये वही जगह थी जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी, जहां वैद्य संजीवन की मदद से उसने पहली बार अपने खौफनाक रक्त श्राप ब्लड कर्स पर काबू पाया था और अपनी आत्मशक्ति की एक नई अकल्पनीय सीमा को छुआ था। दोपहर का समय था। काली घाटी के संकरे धूल भरे रास्तों पर सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर गिर रही थीं। घाटी का माहौल हमेशा की तरह शांत और प्राकृतिक था। जड़ी बूटियों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। आर्यन अब इस गांव के लिए कोई अजनबी नहीं था। वो यहाँ का हीरो था, रक्षक था। रास्ते से गुजरते हुए जो भी कबीले वाला उसे देखता, सम्मान से अपना सिर झुकाता और एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करता। प्रणाम मास्टर आर्यन,
आपके लौटने की खुशी है योद्धा आर्यन। आर्यन भी पूरे घमंड को ताक पर रखकर बहुत ही सहजता और विनम्रता से सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की संतोषजनक मुस्कान थी। उसे यहां घर जैसा महसूस हो रहा था। तभी सामने से लड़कियों का एक झुंड चहचहाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। ये गांव की वही युवा लड़कियां थीं जो अक्सर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जाती थीं और आर्यन की बहादुरी और उसकी गठीली काया की दीवानी थीं। आर्यन को देखते ही उनके चेहरों पर एक साथ खुशी और शिकायत के भाव आ गए। उन्होंने तुरंत आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। मास्टर आर्यन, आप आखिरकार वापस आ ही गए, एक लड़की ने लगभग उछलते हुए कहा। लेकिन दूसरी लड़की ने नकली गुस्सा दिखाते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और अपनी भौहें सिकोड़कर बोली, मास्टर आर्यन, ये क्या बात हुई? आपने कहा था आप जल्दी लौटेंगे, लेकिन इस बार आप पूरे 10 दिन बाद आए हैं। आपको पता है सबने आपको यहां कितना याद किया। आर्यन वही खड़ा रह गया। उसने अपनी एक चिर परिचित मनमोहक मुस्कान बिखेरी और अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख लिए, जैसे कोई गलती पकड़े जाने पर बच्चा करता है। उसकी हालत देखने लायक थी। उसकी जो टी-शर्ट और पतलून कभी साफ हुआ करती थी, अब वो पूरी तरह धूल, मिट्टी और सूखे हुए खून के छींटों से सनी हुई थी। उसकी टी-शर्ट का दाहिना कंधा बुरी तरह फटा हुआ था, जहां से उसकी कसी हुई पत्थर जैसी मांसपेशियां झांक रही थीं। एक और लड़की की नजर उसके फटे कपड़ों पर पड़ी। उसने तुरंत चिंता जताते हुए पूछा, अरे बाप रे, मास्टर आर्यन, आपके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं और ये फटा कैसे? क्या आप घाटी के अंदर किसी बहुत ही खतरनाक जादुई जानवर से लड़े थे? इससे पहले कि आर्यन कोई सफाई दे पाता, समूह की सबसे चुलबुली लड़की बीच में कूद पड़ी। उसने गर्व से अपनी सहेली को कोहनी मारते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है पगली? मास्टर आर्यन को देखकर ही लग रहा है कि उन्होंने उस जीव को खूब बेरहमी से पीटा होगा। हमारे मास्टर आर्यन भला किसी जानवर से कैसे हार सकते हैं? आर्यन ये सुनकर थोड़ा झेप गया, पर वो मुस्कुराता रहा। बाहर से आर्यन भले ही एक शांत और अजेय योद्धा दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक अलग ही महाभारत चल रहा था। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि मास्टर आर्यन ने उस जानवर को पीटा होगा, आर्यन के अंतर्मन में खिलखिलाहट भरी बेहद प्यारी लेकिन शैतानी आवाज गूंज उठी। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी कर्स की थी जो अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा इस छोटी बच्ची ने। मास्टर ने बहुत पीटा, पर उस जानवर को नहीं, उस जानवर ने इन्हें पीटा। जरा अपनी हालत तो देखो मास्टर। उस पत्थर वाले हाथी ने जो धोबी पछाड़ देकर आपको हवा में उछाला था ना, उफ, मेरे तो पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। कर्स के इस मजाक और टाने पर आर्यन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चों की तरह भड़क उठा। उसने तुरंत मानसिक संचार टेलीपैथी के जरिए कर्स पर चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जा चुड़ैल, वो तो मैं तैयार नहीं था, मेरा ध्यान भटक गया था। नहीं तो मैं सूंड वाले पत्थर के गधे को ऐसा कूटता कि वो अपनी नानी को याद करता। अगली बार मिलने दे उसे, फिर देखना मेरा कहर। लेकिन कर्स कहाँ मानने वाली थी। वो अब भी आर्यन की झुंझलाहट का पूरा आनंद लेते हुए रुक रुक कर हंसे जा रही थी। हाँ मास्टर, पक्का, बस इस बार ध्यान रखिएगा कि बीच लड़ाई में कोई उड़न तश्तरी न ढूंढने लग जाए। आर्यन ने हार मानकर अपना मानसिक संपर्क काट दिया। बाहर की दुनिया में लड़कियों का समूह अभी भी आर्यन को घेरे खड़ा था। उनमें से एक लड़की जो थोड़ी ज्यादा ही साहसी और शायद आर्यन पर फिदा थी, उसने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार और लाडले लहजे में आर्यन का दाहिना हाथ पकड़ लिया। मास्टर आर्यन, उसने अपनी पलकें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा, क्या आप आज हमें कोई अपनी नई तकनीक दिखाएंगे? हमने सुना है आप और भी शक्तिशाली हो गए हैं। ठीक उसी क्षण हवा में एक हल्की सी ठंडी लहर दौड़ी। शशि, जो शायद दूर से ही आर्यन को गांव में प्रवेश करते हुए देख चुकी थी, तेजी से चलते हुए उनके बीच आ गई। उसके चेहरे पर आमतौर पर रहने वाली कोमलता की जगह एक सख्त भाव था। उसने बिना कोई समय गवाए उस साहसी लड़की का हाथ आर्यन के हाथ से दूर कर दिया। तुम सभी यहां बीच रास्ते में क्या कर रही हो? शशि ने थोड़ी सख्ती और अधिकार भरे स्वर में उन लड़कियों को डांटा। क्या तुम्हें अनुपम के साथ काली पहाड़ी पर जड़ी बूटियां लाने नहीं जाना था? यहां गपशप मारने का समय नहीं है, जल्दी जाओ। शशि की ये डांट सुनकर लड़कियों के खिले हुए चेहरे तुरंत उतर गए। वो निराशा से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पर शशि वैद्य संजीवन की पोती थी और गांव में उसका बहुत सम्मान था, इसलिए उसकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जाते जाते वही साहसी लड़की मुड़ी और आर्यन की तरफ हाथ हिलाते हुए बोली, मास्टर आर्यन, आप हमारे वापस आने तक यहीं रुकिएगा, हम आकर आपकी नई तकनीक जरूर देखेंगे। आर्यन ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए हल्का सा सिर हिला दिया। लड़कियों के जाते ही शशि का सख्त चेहरा तुरंत पिघल गया। उसकी नजरों में अब सिर्फ और सिर्फ आर्यन के लिए गहरी चिंता और प्यार झलक रहा था। उसने बहुत ही नरमी से आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा।
आर्यन, आप सच में ठीक है? आपको इतनी खरोंचे और छोटे कैसे लगे? आपके कपड़े खून से सने हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपके घावों को साफ करके दवा लगा देती हूँ। आर्यन ने एक हल्की सुकून भरी मुस्कान के साथ शशि की आंखों में देखा। उसे शशि की ये परवाह बहुत अच्छी लगती थी। उसने शशि को रोकते हुए नरमी से कहा, अरे शशि, तुम इतनी चिंता मत करो, ये सिर्फ धूल और कुछ मामूली खरोंचे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये साबित करने के लिए आर्यन ने अपना दाहिना हाथ शशि के सामने आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना हाथ खोला, उसकी हथेली पर बना वो रहस्यमयी लाल निशान हल्का सा चमका और उसी चमक के साथ आर्यन की हथेली पर 2 हरी हरी छोटी छोटी बेहद शुद्ध और जादुई खुशबू वाली गोलियां प्रकट हो गई। ये जीन ब्राश थीं। इस जादुई दुनिया में जीन ब्राश ऐसी औषधीय गोलियां होती थीं जो एक योद्धा के गहरे से गहरे घावों को भरने और उसकी खाली हो चुकी आत्मशक्ति को पल भर में बहाल करने का काम करती थीं। लेकिन इन गोलियों का असर पूरी तरह से इन्हें बनाने वाले वैद्य के स्तर पर निर्भर करता था। आर्यन के हाथ में मौजूद ये गोलियां लेवल 2 की थीं और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आर्यन ने इन्हें किसी से खरीदा नहीं था, बल्कि खुद अपनी ऊर्जा और जड़ी बूटियों से बनाया था। वो पिछले कुछ समय से वैद्य संजीवन से औषधि निर्माण की प्राचीन कला सीख रहा था। हालांकि अभी वो सिर्फ लेवल 2 तक की ही गोलियां बना पाता था, लेकिन इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक चमत्कार था। आर्यन ने बिना पानी के ही वो दोनों हरी गोलियां अपने मुंह में डाली और निगल गया। ये लो, मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए दवाई भी खा ली आर्यन। मुस्कुराते हुए उसने शशि से कहा, ये मेरे खुद के हाथों की बनी लेवल 2 की गोलियां हैं। बस कुछ ही मिनटों में मेरी ऊर्जा वापस आ जाएगी और ये मामूली खरोंचे गायब हो जाएंगी। शशि ने आर्यन को ये सब करते हुए देखा और मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों में अभी भी हल्की सी चिंता थी, लेकिन आर्यन के इस आत्मविश्वास ने उसे शांत कर दिया था। वो फिर से प्यार से बोली, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप ठीक है, लेकिन अब आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। ये बोलकर शशि ने आर्यन का जवाब इंतजार नहीं किया। उसने फिर से आर्यन का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे गांव के अंदर की तरफ ले गई। आर्यन भी बिना कोई विरोध किए चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। उसी समय काली घाटी से मीलों दूर जादुई जानवरों की घाटी के सबसे सुदूर, सबसे खतरनाक और वर्जित हिस्से में एक ऐसा नज़ारा चल रहा था जिसे देखकर किसी भी कमज़ोर दिल वाले इंसान की मौके पर ही मौत हो जाए। एक बेहद ऊंची, बादलों को छूती हुई नुकीली चट्टान के एकदम किनारे पर एक लड़का खड़ा था। उसने एक लंबा, गहरे काले रंग का कोट पहन रखा था, जिसके सामने के बटन पूरी तरह खुले हुए थे। उसके खुले कोट के अंदर से उसकी गठीली, फौलादी छाती और परफेक्ट 6 पैक एब्स साफ देखे जा सकते थे। लेकिन उसके शरीर की सबसे अजीब बात उसकी छाती पर मौजूद एक निशान था। उसके दिल के ठीक ऊपर त्वचा पर एक गहरा काला जाले जैसा निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें काली पड़ गई हों और त्वचा के नीचे से कोई डार्क मैजिक, काला जादू झांक रहा हो। उस लड़के ने अपने चेहरे के निचले हिस्से को एक काले कपड़े से बांध रखा था। हवा के तेज बवंडर के कारण उसके घने काले बाल, उसका लंबा कोट और चेहरे का वो कपड़ा बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी नकाबपोश था जो पिछले कुछ समय से छिपकर आर्यन की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। वो नकाबपोश जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की ओर देख रहा था। आसमान का नज़ारा किसी महाप्रलय जैसा था। वहां हवा में जमीन से हजारों फीट ऊपर 2 अत्यंत विनाशकारी और प्रलयंकारी ताकतों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। उनकी शक्तियों के टकराने से जो शॉक वेव्स पैदा हो रही थीं, उनसे पूरा आसमान थर्रा रहा था। बादल फट रहे थे और हवा के बड़े बड़े तूफानी बवंडर जमीन पर तबाही मचा रहे थे। घाटी के सभी छोटे बड़े जानवर खौफ के मारे अपनी गुफाओं और बिलों में छिपकर कांप रहे थे। नकाबपोश की तेज नजरें उस लड़ाई के हर एक वार को पड़ रही थीं। आसमान में एक विशालकाय जादुई जानवर उड़ रहा था। ये एक नीले पंखों वाली चील जैसा जीव था, लेकिन इसका आकार किसी छोटे महल जितना बड़ा था। इसके पंख किसी नीले रंग के शुद्ध चमकते हुए कांच की तरह लग रहे थे, जिनमें से लगातार बिजली जैसी नीली ऊर्जा निकल रही थी। और इस विशालकाय खौफनाक जीव से लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी। ये वही रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसे आर्यन ने कुछ घंटे पहले अमर पहाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए देखा था। लेकिन अब उसकी आंखों में वो शून्यता नहीं बल्कि युद्ध की भयंकर ज्वाला थी। उसके हाथ में एक शुद्ध सफेद रंग की लॉन्ग स्वॉर्ड थी, जिससे वो उस नीली चील के हर वार का डटकर सामना कर रही थी।
ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की महारानी की सबसे करीबी, सबसे वफादार और सबसे शक्तिशाली शाही योद्धा थी। दोनों की लड़ाई इतनी भयानक और तेज थी कि एक आम इंसान को आसमान में सिर्फ एक नीली और एक सफेद रोशनी आपस में टकराती हुई दिखाई देती। कोई भी निर्णायक रूप से ये नहीं बता सकता था कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा और कौन जीतेगा। नकाबपोश पूरी तल्लीनता से इस महायुद्ध को देख ही रहा था कि तभी लड़ाई के बीच उस नीली चील ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। उसके पंखों से नीली ऊर्जा का एक विशाल सूरज के आकार का गोला बना और वो गोला गलती से अपनी दिशा भटककर सीधे उस चट्टान की ओर तेजी से आ गिरा जहां नकाबपोश खड़ा था। वो ऊर्जा का गोला इतना शक्तिशाली और गर्म था कि वो योद्धाओं के एक पूरे समूह को पल भर में राख कर सकता था, लेकिन नकाबपोश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। जैसे ही वो प्रलयंकारी गोला उससे टकराने ही वाला था, नकाबपोश ने पलक झपकने से भी कम समय में अपने दाएं हाथ को अपनी पीठ के पीछे किया और वहां टंगी एक भारी तलवार खींच ली। ये कोई साधारण तलवार नहीं थी, ये पूरी तरह से एक गहरे खुरदुरे काले पत्थर से बनी लग रही थी जिस पर कोई चमक नहीं थी। इस खौफनाक तलवार की चौड़ी ब्लेड पर कुछ बहुत ही प्राचीन रहस्यमयी रून्स, जादुई शब्द उकेरे हुए थे जो किसी भूली बिसरी भाषा के लग रहे थे। नकाबपोश ने उस काली तलवार को हवा में लहराया और सीधे उस नीले ऊर्जा के गोले पर एक सीधा वार कर दिया। विस्फोट होने के बजाय एक चमत्कार हुआ। वो भयानक नीली ऊर्जा उस काली तलवार से टकराते ही ऐसे गायब होने लगी जैसे रेगिस्तान की रेत पानी सोख लेती है। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा विशाल ऊर्जा का गोला उस पत्थर की तलवार द्वारा पूरी तरह सोख लिया गया। जैसे ही तलवार ने ऊर्जा को सोखा, उस पर उकेरे हुए वो प्राचीन शब्द एक क्षण के लिए तेज पीले रंग में चमके, मानो तलवार ने अपना खाना पचा लिया हो, और फिर तुरंत वापस काले और सामान्य हो गए। नकाबपोश ने एक झटके से तलवार को हवा में घुमाया और वापस अपनी पीठ पर मौजूद म्यान में टांग लिया। उसने अपना सिर फिर से आसमान की ओर उठा लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसमान में जो नीली चील उस लड़की से लड़ रही थी, वो कोई मामूली जीव नहीं था। वो 5वें दर्जे का जादुई जानवर था जिसे इस पूरी घाटी का निर्विवाद राजा माना जाता है। किताबों के अनुसार ऐसे जीव पूरे महाद्वीप में बहुत ही कम पाए जाते हैं और ये हर 50 साल में एक बार अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक आत्ममणि गिराते हैं। और ये विशिष्ट जानवर उन सब में सबसे दुर्लभ था क्योंकि इसके अंदर नील आत्ममणि पनप रही थी। लड़की उसी मणि को हासिल करने यहां आई थी। लड़ाई अपने चरम पर थी, तभी अचानक बादलों को चीरता हुआ एक और जादुई जानवर आसमान में प्रकट हो गया। ये एक विशाल ब्लेड विंग बैट था जो 4थे दर्जे का जानवर था। उसने पीछे से छिपकर उस लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन वो शाही लड़की कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। वो समय रहते पीछे की ओर मुड़ी। उसने अपनी सफेद तलवार को एक परफेक्ट आर्क में हवा में लहराया। स्वैश! एक सफेद चांद के आकार की तलवार ऊर्जा निकली और उसने एक ही वार में उस लेवल 4 के नए जानवर को बीच में से 2 हिस्सों में चीर दिया। खून की बारिश आसमान से गिरने लगी। दूर चट्टान पर खड़ा नकाबपोश उस लड़की की इस अचूक युद्ध कला, उसकी रफ्तार और उसकी बेमिसाल ताकत से काफी प्रभावित हुआ। महारानी ने ऐसे ही उसे अपना दायां हाथ नहीं बनाया है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन ये एक जाल था। जैसे ही लड़की उस चमगादड़ को मारने के लिए मुड़ी, पहले वाले जानवर यानी नीली चील को वो एक पल का मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। चील ने अपनी नीली आंखों को पूरी तरह से खोल लिया और एक भयानक अमानवीय आवाज में, जो इंसानी भाषा जैसी लग रही थी, चिल्लाया, सोल रिस्ट्रिक्शन। नकाबपोश की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो आत्मा को बांधने वाला शाप है। नीली चील की आंखों से एक सीधी गहरी नीली किरण निकली और सीधे उस लड़की के सीने से जा टकराई। धक